अध्याय 121 हमारी विजय का मार्ग तारे और समुद्र हैं। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। हालांकि यह सिर्फ स्क्रीन पर दिखाया गया था, फिर भी ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। खेल बहुत ही मनोरंजक था। इस समय लिनलिंग ने कुछ किया और मानव जाति के एक विशाल जहाज से एक छोटी सी आकृति उड़ गई। शौर्य ने आश्चर्य से उस आकृति को देखा। वह एक निर्वात स्थान था। यद्यपि वह जानता था कि ग्रहीय अवस्थाएं और उससे ऊपर की अवस्थाएं अंतरिक्ष में उड़ सकती हैं, फिर भी उसने ऐसा पहली बार देखा था। जीवित प्राणी, जब तक वे पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, अपने शरीर के बल पर ब्रह्मांड के किसी भी वातावरण में जीवित रह सकते हैं। मनुष्य एक जैसे थे। जब यह आकृति सामने आई तो और भी चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। स्क्रीन पर आकृति को बड़ा किया गया था। यह एक 3D रूपरेखा वाला आदमी था जो एक वास्तविक व्यक्ति जैसा दिखता था। उसने एक हल्की बैंगनी लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। आदमी ने अपनी कलाई घुमाई और कुछ किलोमीटर लंबी डरावनी तलवार की किरण चमकी और दुश्मन के जहाज को 2 टुकड़ों में काट डाला। शौर्य ने ये सब देखकर आश्चर्यचकित होकर देखा। ये व्यक्ति बहुत ताकतवर था। उसने यूं ही एक जहाज नष्ट कर दिया। हमले के बाद उस आदमी की आंखें ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वह हत्या करने पर आमादा था। उसका शरीर गायब हो गया। शौर्य उसकी हरकतों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाया। फिर एक एक करके जहाज फट गए। देखते ही देखते दर्जनों जहाज धूल में बदल गए। ये देखकर शौर्य का दिल तेजी से धड़क उठा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शक्तिशाली प्राणी सभ्यता के आधार स्तंभ थे। भले ही विनाशकारी हथियार हो, फिर भी शक्तिशाली प्राणी को निशाना बनाना कठिन होगा। और उसकी विनाशकारी शक्ति बहुत भयानक थी। वह अंतरिक्ष यान से भी ज्यादा फुर्तीला था और उसके हमले भी ज्यादा शक्तिशाली थे। 100 से अधिक जहाजों को तोड़ने के बाद अंतरिक्ष में 2 और आकृतियां प्रकट हुईं। ये दोनों आकृतियां इंसानों से अलग थीं। वे आग की लपटों में जलते हुए पूरी तरह से काली थीं। ऐसी लपटें अंतरिक्ष के शून्य में भी नहीं बुझतीं। जब ये दोनों दिखाई दिए तो लिनलिंग ने अंतरिक्ष यान का उपयोग करके उनमें से एक को रोकने की कोशिश की और उस आदमी को पहले एक को मारने दिया। हालांकि अंतरिक्ष यान बहुत धीमे थे। दोनों आकृतियां एक ही समय में गायब हो गईं और वह आदमी भी गायब हो गया। फिर अंतरिक्ष में भयानक बिजली का कहर बरपा। आसपास के जहाज लहरों में फंस गए। कुछ की शक्ति चली गई और कुछ में विस्फोट हो गया। लड़ाई बहुत देर तक चली। लिनलिंग अपने जहाज़ों का इस्तेमाल करके कुछ करने की कोशिश करती रही, लेकिन वे ग्रहीय राज्य मार्शल कलाकारों के लिए बहुत धीमे थे। स्क्रीन पर दिखा कि खेल में एक दिन बीत चुका है। इस दिन के दौरान दुश्मन के जहाज रक्षात्मक हो गए जबकि मानव जहाज आक्रामक हो गए। लेकिन जब 3 ग्रहों के बीच लड़ाई बंद हो गई तो केवल 2 एलियंस बचे। एक का केवल एक हाथ टूटा था और दूसरा पूरी तरह से सुरक्षित था। स्पष्टतः उस आदमी की हत्या कर दी गई थी। फिर 2 ग्रहीय राज्यों की मदद से मानव जहाज़ों को तुरंत पंगु बना दिया गया। लिनलिंग ने आह भरी और कराह उठी। बहन जिंग, मानव जाति में केवल एक ही शक्तिशाली प्राणी है और युद्धपोत सबसे साधारण हैं। उनके पास ग्रहों की स्थिति के खिलाफ हथियार भी नहीं हैं। यह अभियान असंभव है। उसे लगा कि इस महीने उसने कई छोटे मोटे युद्धों में भाग लिया है, लेकिन इस युद्ध में जीत की कोई उम्मीद नहीं है। नांगुंग जिंग ने और अधिक पीने से पहले जटिल आंखों से हार की स्क्रीन को देखा। जब वह संतुष्ट हो गई तो उसने कहा, हाँ, असंभव है। फिर उसने आगे कहा, यह ग्रहीय अवस्था 1300 साल पहले के लेफ्टिनेंट जनरल लियांग चेंगजे की है। उस समय मानव जाति के पास आज की तरह इतने ग्रहीय अवस्थाएं नहीं थीं। अगर हमें 2 ग्रहीय अवस्थाओं वाले बेड़े का सामना करना पड़ता है तो हम लगभग खत्म हो जाएंगे, जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा विलक्षण व्यक्ति न हो जो 1v2 1 बनाम 2 कर सके। हमारे जहाज तकनीकी रूप से बहुत पीछे थे। अगर आप ऐसा अभियान जीतना चाहते हैं। नांगुंग जिंग की आंखों में ठंडक चमक उठी। शायद अगर सभी जहाज ऊपर चले जाएं और खुद को नष्ट कर ले तो कोई उम्मीद हो सकती है। लूजी और लिनलिंग ने नांगुंग जिंग को अवाक होकर देखा। फिर नांगुंग जिंग मुस्कुराया। उस समय मानव जाति अभी भी कमजोर थी और इसलिए हम ऐसे थे। अभियान में काली लौ जाति को वास्तविक जीवन में हमारे द्वारा जमीन पर हरा दिया गया है। शौर्य ने अवाक होकर उन दोनों को देखा और कहा, यह कोई खेल नहीं है। उसने सोचा कि यह एक काल्पनिक खेल है। लिनलिंग मुस्कुराया, ये सच है, लेकिन ये पहले से ही एक वास्तविक अभियान है। आप अपने कमांडिंग कौशल का प्रशिक्षण ले सकते हैं। लिनलिंग की आंखें चमक उठीं। उसका लक्ष्य महासंघ की पहली महिला मार्शल बनना था। इसके लिए युद्ध संचालन की गहन समझ की आवश्यकता थी। शौर्य ने सिर हिलाया। ओह, एक शुद्ध योद्धा के रूप में उन्हें षड्यंत्रों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यदि वह इतना शक्तिशाली था कि एक हाथ से पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर सकता था, तो मानव जाति को छूने की हिम्मत कौन करता। उस पर अपना दिमाग बर्बाद करने के बजाय आप खेती भी कर सकते हैं। एक आखिरकार उसकी जेब में शिकार करने की क्षमता इतनी मजबूत थी। खेती पर ध्यान न देना बेकार होगा।
ये देखकर कि शौर्य की कोई दिलचस्पी नहीं है, लिनलिंग ने अपने होंठ खोले और खेलना जारी रखा, जबकि नांगोंग जिंग शराब पीता रहा। कुछ ही देर में उसने 6 बोतलें खत्म कर दीं। शौर्य का मुंह हैंग गया। शौर्य की नज़र को भांपते हुए उसने बोतल उसे थमा दी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? शौर्य ने उत्तर दिया, आप इसे ले सकते हैं। वह अवाक होकर शराब की बोतलें समेटकर खिड़की के पास आ गया। जहाज बहुत तेज था, अब वह लांजियांग ग्रह को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। शौर्य ने विशाल मंत्रमुग्ध ब्रह्मांड को देखा। वह घबराया हुआ था, फिर भी उत्साहित था। हमारी विजय का मार्ग ग्रह और समुद्र है। ये वह 12वीं पंक्ति थी जिसे वह अपरिपक्व होने पर सबसे अधिक कहना चाहता था। शौर्य को लगा कि यह अब के माहौल के अनुरूप है। इस समय नांगोंग जिंग अपनी शराब की बोतल लेकर शौर्य के पास आए और खड़ी हो गई। उसने पहले कुछ और पी। वह शौर्य की ओर देखकर मुस्कुराए। कैसे? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है न? शौर्य ने सिर हिलाया। नांगोंग जिंग ने शौर्य के कंधे को थपथपाया। ये सिर्फ आकाशगंगा है, पूरा ब्रह्मांड कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। फिर उसकी आंखें आशा से भरी हुई लग रही थीं। जब मैं ग्रह अवस्था तक पहुंच जाऊंगी तो मैं मिल्की वे आकाशगंगा को छोड़कर एक साहसिक यात्रा पर जाऊंगी। मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी। फिर नांगोंग जिंग ने शराब की बोतल फेंकी और ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराया। हमारे विजय का मार्ग ग्रह और समुद्र हैं। लूजी, अरे बाप रे, क्या उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? अब तो शौर्य भी ऐसी बातें नहीं कहता। अध्याय 122, अग्नि वृक्ष और ज्वाला। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। शौर्य ने नांगोंग जिंग की आंखों में आकांक्षा देखी और उत्सुकता से पूछा, शिक्षक नांगोंग, अब आप किस स्तर पर हैं? नांगोंग जिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी भी नश्वर विकास अवस्था है। जब मेरे शरीर की सभी कोशिकाओं में ग्रह के बीज होंगे तो मैं ग्रह अवस्था में प्रवेश कर सकता हूँ। लूजी, उसने महसूस किया कि यह बेहतर होगा कि वह उसे यह न बताए कि वह पूर्ण आत्मिक शरीर तक पहुंच चुका है। हालांकि उसकी कोशिकाओं में ग्रहीय बीज नहीं थे क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति साधना का स्तर बहुत कम था। नांगोंग जिंग मुस्कुराए, क्या तुम मेरे स्तर के बारे में पूछ रहे हो? क्या तुम मुझसे आगे निकलना चाहते हो? मुस्कुराते हुए शौर्य ने कहा, क्या टीचर नांगोंग को इस बात पर यकीन नहीं है? आपने कहा था कि मेरी प्रतिभा काफ़ी अच्छी है। शायद मैं वाकई आपकी बराबरी कर सकूं। नांगोंग जिंग ने दूर के तारों को देखा और कहा, अगर तुम सच में मुझे पकड़ सकते हो तो यह अच्छी बात है। मुझे तुम्हारे लिए खुशी होगी। शौर्य ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उनके शब्द पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व थे। जल्द ही जहाज वार्प ड्राइव उड़ान में चला गया। तीनों अपने अपने कमरों में चले गए और साधना शुरू कर दी। वे आराम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें खेती करना नहीं छोड़ना चाहिए। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश कर गया। यह अभी भी घास के मैदान थे। 20 दिन पहले शौर्य ने सोचा था कि वह घास में अजेय है और फिर उसे एहसास हुआ कि वह बहुत भोला था। लंबे लाल सींग वाले शेर ने उसे सबक सिखाया। उसके बाद शौर्य ने अन्य क्षेत्रों में नए जानवरों का शिकार करने के बारे में सोचा था। जब वह पूरा दिन दौड़ता रहा तो अंततः उसका सामना कुछ अलग जानवरों से हुआ। इनमें से एक 3 मीटर लंबा तेंदुआ था। ये काले कवच से ढका हुआ था और इसके सिर पर एक भयानक सींग था। शौर्य ने इस अजीब जानवर को काले रंग का तेंदुआ कहा। जब उन्होंने शौर्य को देखा तो वे लाल आंखों से उस पर टूट पड़े मानो उसके पास कैंडी हो। उस समय शौर्य एक बूढ़ मार्शल अवस्था में था और उसे असहाय रूप से पीटा गया था। उसे 4 काले रंग के तेंदुओं ने तुरंत मार डाला। जब वह पॉकेट हंटिंग आयाम से बाहर आया तो उसने महसूस किया कि उन तेंदुओं में संभवतः कम से कम कोर मार्शल स्टेट पावर तो थी। उसके बाद शौर्य केवल लाल मादा शेरों की ओर छिपकर हमला कर सकता था। हालांकि कुछ को मारने के बाद नर शेर प्रकट हो जाता और शौर्य अपने प्रतिरोध में मर जाता। उन्हें तो ये भी संदेह था कि क्या ये नर शेर शेरों के बीच मुख्य पात्र है, वह प्रकार जिसके दांत होते हैं। चाहे वह शिकार करने के लिए कितनी भी दूर चला जाए, यह आदमी फिर भी उसके पास क्यों नहीं आ सकता। हालांकि जैसे जैसे शौर्य मजबूत होता गया, शेर के लिए शौर्य को मारना कठिन होता गया। कल रात शौर्य थोड़ी देर के लिए शेर से लड़ भी सका। बस उसमें उतनी सहनशक्ति नहीं थी, इसलिए वह आग की लपटों से मर गया। उनका मानना था कि कुछ ही दिनों में वह नर शेर को मार सकते हैं। लेकिन आज शौर्य बैठकर इंतजार नहीं करना चाहता था। वह नर शेर की दिशा में दौड़ने लगा। वह देखना चाहता था कि नर शेर को कैसे पता चला कि वह मादा शेरों का शिकार कर रहा है। वह बहुत जिज्ञासु था। कुछ घंटे दौड़ने के बाद शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने 50 मीटर से ज्यादा ऊंचा एक विशाल पेड़ देखा। उस विशाल पेड़ पर पत्ते नहीं थे, उसमें सिर्फ लाल लपटें जल रही थीं। हालांकि पेड़ का तना जलकर राख नहीं हुआ था। यह एक अग्नि वृक्ष था। तभी शौर्य ने पेड़ के नीचे एक लाल सींग वाला नर शेर देखा। उसके बगल में 6 मादा शेर भी आज्ञाकारी ढंग से आराम कर रही थीं। लूजी,
शौर्य ने उस अग्नि वृक्ष की ओर देखा। सबसे ऊपर एक ज्वाला दिख रही थी जो बाकी ज्वालाओं से अलग थी। वह विशेष रूप से उज्ज्वल थी। लौ के हर झटके के साथ नरशेर लाल हो जाता था। शौर्य चुपचाप देखता रहा और उसकी मुस्कान धीरे धीरे नैतिकता खोती गई। ये संभवतः एक खजाना था। क्या वह इसका उपयोग कर सकेगा? इस समय ज्वाला अचानक कांप उठी और नरशेर उठ खड़ा हुआ। उसने शौर्य को ठंडी नज़र से देखा। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और माहौल काफी अजीब सा हो गया था। शौर्य शर्माने से खुद को रोक नहीं सका। वह गुप्त रूप से नरशेर के खजाने के लिए योजना बना रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खुलकर होना चाहिए। इस समय नरशेर गुर्राया और शौर्य पर हमला किया। शौर्य ने अपनी नज़र केंद्रित की। वह एक बार शेर से भिड़ गया और फिर आग के पेड़ पर हमला कर दिया। इस समय उसके पीछे एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। शौर्य अपने पीछे की गर्मी को महसूस कर सकता था। उसकी आंखों के नीचे एक हरी रोशनी चमक उठी और वह तुरंत कुछ मीटर बाईं ओर खिसक गया, आग के गोले से बचता हुआ। फिर वह आग के पेड़ की ओर बढ़ता रहा। उसकी युद्ध शक्ति भले ही नरशेर जितनी मजबूत न हो, लेकिन उसकी गति शेर से भी अधिक थी। इस समय पेड़ के नीचे 6 मादा शेर शौर्य पर दहाड़ने लगीं। शौर्य की आंखें ठंडी हो गईं। उसकी आंखों में लाल और हरी रोशनी चमक उठी। उसके दाहिने हाथ पर एक जलती हुई बवंडर दिखाई दी। जब हवा घूमती थी तो लपटें और भी बड़ी हो जाती थीं। ये शौर्य की वायु और अग्नि सम्लन देवकला थी। ज्वाला बवंडर। शौर्य ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। तेज हवा और आग उसके पीछे खड़े नरशेर की ओर उड़ी। वह अपने पीछे वाले मजबूत को पहले रोकेगा। उड़ते उड़ते वह छोटा बवंडर एक बड़े ज्वाला बवंडर में बदल गया। नरशेर गुस्से में दहाड़ने लगा। उसके शरीर पर लाल लपटें भड़क उठीं। उसने थप्पड़ मारा और एक बड़ा सा पंजा बवंडर पर चला गया। गड़गड़ाहट, भयानक ऊर्जा तरंगें प्रकट हुईं। शौर्य ने इस धक्का देने वाली शक्ति का इस्तेमाल और भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए किया। तुरंत धुंध में बदल गया और 6 मादा शेरों को मारने के लिए 6 मुखों का इस्तेमाल किया। वह नौसिखिया शिकारी नहीं था जो आग के गोले से जलकर राख हो जाता। वह अब बहुत मजबूत था। शौर्य नहीं रुका। शेर की दहाड़ के साथ वह खुशी खुशी उस डगमगाती लौ के सामने आ गया। जैसे ही उसने इस ज्वाला को पकड़ने के लिए अपनी अग्नि देवकला का प्रयोग किया, वह आग में जल उठा। तुरंत ही बहुत बड़ा दर्द हुआ और उसके साथ ही अग्नि देवकला के सभी प्रकार के रहस्य भी सामने आ गए। शौर्य की आंखों में आश्चर्य और खुशी झलक उठी। यह उपयोगी था, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसकी दृष्टि अंधकार में डूब गई। अध्याय 123। अपनी मुट्ठी नीचे रखो, जीवन को शांति की आवश्यकता है। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। जब वह फिर से देख सका, शौर्य अपने कमरे में वापस आ गया था। उसकी भौहें तन गई थीं। वह अपने पूरे शरीर में हो रहे भयंकर दर्द को झेल रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुश थीं। दर्द और खुशी, वह वसा की एक लहर थी। हालांकि यह केवल एक पल था, लेकिन उस छोटी सी लौ ने उसके दिमाग में लौ के रहस्यों को डाल दिया। वह चाहकर भी उसे भूल नहीं सकता था। इसमें लाल शेर की अग्नि क्रिस्टल गेंदों से भी अधिक रहस्य छिपे थे। उसने तुरंत अपने दिमाग को साफ करने के लिए एक बैंगनी रंग के गोले का इस्तेमाल किया और फिर उसने रहस्यों को जानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शौर्य के शरीर की सतह पर लपटें जलने लगीं। फिर एक पल के लिए उसका आकार धुंधला हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह आग में मिल गया है। वह अग्नि था और अग्नि वह था। हर सांस के साथ लपटें उछल रही थीं। वे उसके साथ अंतरंग हो रही थीं। एक लपटों से घिरे होने का वह एहसास बहुत ही गर्म था। इसने शौर्य को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये बहुत आरामदायक और गर्म था। शौर्य की भौहें फैल गईं, लेकिन उसकी आंखें बंद रहीं। उसने एक खुश मुस्कान दिखाई जो बहुत ही उत्साहपूर्ण लग रही थी। वह सहज ही आग की लपटों में डूब गया। कमरे की हवा गर्म होने लगी। तापमान 10 डिग्री बढ़ गया। इस समय एक तेज सायरन बजा, जिससे शौर्य बुरी तरह डर गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और वह अवाक रह गया। शौर्य ने चारों ओर देखा और अचानक पाया कि नांगोंग जिंग ने उसके लिए जो कमरा तैयार किया था वह जल रहा था। कंबल और सामान पूरी तरह से धूल में बदल गए थे। अब वह उन्नत सामग्री से बने कुछ फर्नीचर को जला रहा था। ये चीजें आग के प्रति बहुत प्रतिरोधी थीं। शौर्य इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आपदा से बच गया हो। लेकिन अब उसने उस हिंसक शराबी के कीमती जहाज को जला दिया। क्या अब भी उसके लिए मुक्ति थी? शौर्य को बहुत चिंता हुई। इससे पहले कि वह सोच पाता कि कैसे बचे, उसका दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। नांगोंग जिंग अभी भी अपना पजामा पहने हुए ही अंदर आए और लिनलिंग भी, जिसने भी पजामा पहना हुआ था, अंदर आए। स्पष्टतः सायरन ने दोनों को जगा दिया। जब वे अंदर घुसे तो ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो। फिर नांगोंग जिंग और लिनलिंग ने शर्मिंदा शौर्य को देखा। माहौल बहुत अजीब हो गया। कुछ क्षण बाद
नांगोंग जिंग ने अपने होंठ ऊपर उठाए और दांत पीसते हुए कहा, ओह लूजे, तो तुम जलकर नहीं मरे। उसकी मुस्कान देखकर शौर्य का मुंह हेंट गया। यहाँ तक कि गर्म बाल भी शौर्य के पसीने को नहीं रोक पाए जो पागलों की तरह टपक रहा था। उसकी मुस्कुराहट में लोगों को पीटने की इच्छा छिपी थी। जल्दी से आत्मसमर्पण करो, नहीं, दार्शनिक बनो। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ। टीचर नांगोंग, शांत हो जाओ। अपनी मुट्ठी नीचे रखो, जीवन में शांति की आवश्यकता होती है। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कमरे में लपटें मानो आदेशित हो गईं और शौर्य के हाथ में समा गईं। वह नहीं चाहता था कि यह ज्वाला जलती रहे। यह उसका बहुमूल्य निजी जहाज था। यद्यपि मेनफ्रेम तो नहीं जलेंगे, परंतु सजावट जल जाएगी। तब तक नांगोंग जिंग उसे फांसी पर लटका देगा और कोड़े मारेगा। हालांकि नांगोंग जिंग के इरादे पहले से ही दिख रहे थे, शौर्य अभी भी थोड़ा संघर्ष करना चाहता था। ये देखकर नांगोंग जिंग और लिनलिंग की आंखें सिकुड़ गईं। वे अविश्वास से शौर्य को देखने लगे। उनके दिमाग प्रश्नचिन्हों से भरे थे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या शौर्य ने वायु तत्व का उपयोग नहीं किया? वह आग से खेलने में इतना अच्छा क्यों था? अब तक वे नहीं जानते थे कि शौर्य भी अग्निदेव कला जानता था। आग बुझाने के बाद शौर्य ने कूड़े से भरे कमरे को देखा और उसका मुंह हेंट गया। ये खत्म हो गया है। उसने वह सब जला दिया जो जलाया जा सकता था। क्या वह भी खत्म हो गया होगा? वह रोना चाहता था। अगर उसे पहले पता होता तो वह खुद को आग में नहीं झोंकता। यह अच्छा लगा, लेकिन वह आत्महत्या की सीमा पर था। शौर्य ने ऊपर देखा और पाया कि वे दोनों अविश्वास से उसकी ओर देख रहे हैं। क्या गलत? क्या उन्हें अंततः एहसास हुआ कि वह कितना सुंदर था? उस स्थिति में क्या शिक्षक नांगोंग उसे उसके सुंदर होने के कारण जाने देंगे? शौर्य को अचानक भविष्य के लिए आशा की किरण दिखाई दी। शौर्य को बोलने में शर्म आ रही थी क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। कुछ देर के लिए माहौल शांत हो गया। फिर नांगोंग जिंग ने अचानक आश्चर्य से कहा, लूजे, आप अग्निदेव कला भी जानते हैं? ये सुनकर शौर्य को एहसास हुआ कि उसने उन्हें नहीं बताया था कि वह अग्निदेव कला जानता है। लेकिन शौर्य ने जानबूझकर यह बात नहीं छिपाई। हालांकि वह थोड़ा निराश था। उसने सोचा कि वे उसके सुंदर रूप के कारण आश्चर्यचकित हो गए हैं। उफ, ये सिर्फ अग्नि देवता कला के कारण था। शौर्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैंने इसे अभी कुछ समय पहले ही जगाया है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। लिनलिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने चौंक कर पूछा, तुमने एक और देव कला कैसे जगा दी? उसने सोचा कि वह पहले से ही शौर्य की सीमा जानती थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने जो देखा वह नकली था। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। शायद क्योंकि मेरा जुनून आग की तरह है। एक गर्म खून वाले युवा के रूप में अग्निदेव कला को जगाना उचित लगता है ना? फिर उसने सिर हिलाया जैसे कि वह उसके स्पष्टीकरण से बहुत संतुष्ट हो। नांगोंग जिंग, लिनलिंग, शौर्य का चेहरा देखकर दोनों ने लगभग अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आग जैसा जुनून कैसा? यदि ऐसा होता तो हर जगह अग्निदेव की कलाकृतियां होतीं। उनकी नज़रों में लोगों को पीटने का आवेग दिखने लगा। शौर्य अजीब तरह से मुस्कुराया। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं महान प्रतिभाशाली हूँ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे इस बात पर पूरी तरह से अवाक थे कि शौर्य कितना बेशर्म था। लेकिन ईश्वरीय कला को जगाने के असंख्य तरीके थे। यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ सका। उन्हें भी ये पता नहीं था। वे सिर्फ इस आदमी को हराना चाहते थे क्योंकि वह बहुत संतुष्ट दिख रहा था। फिर दोनों ने इस समस्या पर झगड़ना बंद कर दिया। कमरे को देखते हुए नांगोंग जिंग का मुंह हेंट गया। उसके सुंदर प्यारे चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी। इस बीच लिनलिंग ने एक कदम पीछे हटकर शौर्य को एक दयनीय नज़र से देखा। शौर्य एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका और उसने अजीब तरीके से कहा, गुरुजी, अपनी मुट्ठियां नीचे रखिए, आप बुद्ध बन जाएंगे। नांगोंग जिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। लेकिन मैं आपका निजी छात्र हूं जो 18 साल से खोया हुआ था। क्या आप वाकई ऐसा कर सकते हैं? आज हमारा शिक्षक छात्र संबंध समाप्त हो गया। मेरा कठोर निर्णय खाओ। इस प्रकार अंतरिक्ष यान के एक निश्चित कमरे में सभी प्रकार की असंगत आवाजें सुनी जा सकती थीं। अध्याय 124, शक्तिशाली प्राणियों की गंध। क्या यह अच्छी है? अनुवादक, ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक, ड्रैगन बोट अनुवाद। आधे घंटे बाद शौर्य धूल से ढके बिस्तर पर बैठ गया और अपने सिर पर मौजूद बड़ी गांठ को दबाने लगा। उसका मुंह हेंट गया और वह दर्द से लगभग आंसू बहाने लगा। 1 PFF, ये हिंसक शराबी। उसने बेरहमी से मारा। वह ये बात याद रखने वाला था। एक शौर्य की हालत देखकर लिनलिंग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और कहा, शौर्य, तुम पहले हो जिसे इतनी मार पड़ी है और तुम बेहोश नहीं हुए हो। शौर्य का शरीर अकड़ गया।
उसने नांगोंग जिंग की ओर देखा जो कमरे की ओर दर्द से देख रहा था और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह बहुत भाग्यशाली है। क्या ऐसे लोग थे जो बेहोश हो गए थे? यह इतना भयानक था। वह डर से कांप रहा था। शौर्य की आंखों को भांपते हुए नांगोंग जिंग ने पलटकर उस पर हंसा। कैसे हो? मैं अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में बहुत अनुभवी हूँ। मैं कोई भी आंतरिक चोट नहीं छोड़ूंगा। शौर्य बहुत देर तक बोल नहीं सका। तो क्या उसे लोगों को पीटने का अनुभव था? क्या उसे उसकी तारीफ करनी चाहिए? तब नांगोंग जिंग मुस्कुराए और कहा, इस बार आपको मुझे मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। शौर्य स्तब्ध रह गया और उसकी शिकायतें तुरंत गायब हो गईं। उसे थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा। नांगोंग जिंग की सारी चीजें बहुत आलीशान लग रही थीं। वे सस्ती नहीं होंगी। अगर वह वाकई चाहती कि वह नुकसान की भरपाई करे तो शायद वह दिवालिया हो जाएगा। फिर भी वह इतनी उदार थी और उसने उससे मुआवजा नहीं मांगा। क्या उसने उसे गलत समझा? क्या वह वास्तव में एक अच्छी इंसान थी? जब शौर्य को लगा कि वह छू गया है तो नांगोंग जिंग ने संतोष से आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें पीटने से इतना अच्छा लगेगा। इसकी लत लगना आसान है। मुझे उम्मीद है कि कुछ और मौके मिलेंगे। शौर्य, आखिर किस बात ने उसे अंधा बना दिया जिससे उसे यह भ्रम हो गया कि यह हिंसक महिला थोड़ी कोमल है? वह अभी भी उसे कुछ और बार पीटना चाहती थी। असंभव। वह निश्चित रूप से उसे कोई मौका नहीं देने वाला था। फिर नांगोंग जिंग ने शौर्य के लिए एक नया कमरा व्यवस्थित किया। तीनों ने फिर से साधना शुरू कर दी। 5 दिन बाद शौर्य ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों के नीचे लाल लपटें जल रही थीं। इन 5 दिनों के दौरान शौर्य नर शेर को ढूंढता और हर दिन ज्वाला को छूता जब वह पॉकेट हंटिंग आयाम में जाता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर बार जब वह उसे छूता तो लौ छोटी होती जाती। इस प्रकार जब भी नर शेर उसे देखता वह तुरंत उस पर हमला कर देता। नर शेर बहुत खुश नहीं था, लेकिन शौर्य बहुत खुश था। आखिरकार उसकी अग्नि देवकला और भी मजबूत होती जा रही थी। उसने उसकी वायु देवकला को भी पीछे छोड़ दिया था। शौर्य ने अपने हाथ खोले और लपटें उठने लगीं। वे फूलों, पक्षियों या जीवित जानवरों में बदल गईं। कुछ देर खेलने के बाद शौर्य ने आग को नष्ट कर दिया और उठ खड़ा हुआ। उसने खुद को साफ किया और कमरे से बाहर चला गया। नांगोंग जिंग और लिनलिंग पहले से ही लिविंग रूम में थे। नांगोंग जिंग अभी भी शराब पीते हुए सोफे पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। इस बीच लिनलिंग अभी भी पिछले युद्ध अभियानों के खेल खेल रहा था। एक शौर्य चलकर सोफे पर बैठ गया। इस समय नांगोंग जिंग ने डकार ली और धीरे से कहा, हम वॉर्प ड्राइव क्रूजिंग छोड़ने वाले हैं। ज़ियार सिस्टम तक पहुंचने में अभी एक दिन बाकी है। शौर्य और लिनलिंग दोनों थोड़े हैरान थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे दोनों उत्साहित और घबराए हुए थे। इन कुछ दिनों के दौरान नांगोंग जिंग ने उन्हें युद्ध के मैदान के बारे में भी बताया। ज़ियार प्रणाली मानव जाति और ब्लेड दानव जाति की सीमाओं पर स्थित थी। भूमि अधिकार अनिश्चित थे, लेकिन यहाँ कुछ संसाधन थे जिनकी दोनों जातियों को जरूरत थी। इस प्रकार दोनों पक्षों ने इस प्रणाली को अपना घोषित किया और खुदाई के लिए अपनी सेनाएं भेजीं। दोनों पक्षों की ताकत बराबर थी और इन संसाधनों को बहुत दुर्लभ नहीं माना जाता था, इसलिए वे बड़े पैमाने पर युद्ध को होने से रोक रहे थे। हालांकि छोटे पैमाने पर संघर्ष लगातार होते रहे। कम से कम अगर कोई नया संसाधन स्थल मिल जाता है तो वे पहले उस पर लड़ाई करेंगे। फिर बचे हुए पक्ष को उस पर खुदाई करने का अधिकार मिल जाता है। शौर्य ने आह भरी। ब्रह्मांड में अधिकांश युद्ध संसाधनों के कारण शुरू हुए। संसाधनों के बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता। अगर आप प्रगति नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप पिछड़ जाएंगे और इसका मतलब है कि आप हार जाएंगे। केवल उन स्वाभाविक रूप से अजेय जातियों को ही ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं थी। अब वे लगभग युद्ध के मैदान पर पहुंचने वाले थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। इस समय शौर्य ने एलिस द्वारा उसके लिए तैयार किया गया खाना निकाला। मुस्कुराते हुए उसने कहा, चलो पहले खाते हैं। यह मेरे प्यारे जूनियर स्कूलमेट ने बनाया है। तुम लोग किस्मत वाले हो। नांगोंग जिंग ने इसे सूंघा और तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी लार को निगलते हुए कहा, एलिस ने इसे बनाया है। मैंने इसे तुमसे बहुत पहले ही खा लिया है। आखिरकार वह एलिस को तब से जानती थी जब वे छोटी थीं। जब एलिस ने पहली बार खाना पकाना शुरू किया तो उसके जैसे बड़े भाई बहनों ने ही सबसे पहले इसका स्वाद चखा। शौर्य ने उसकी ओर देखा। तो तुम इसे नहीं लेना चाहती? मैं करता हूँ। क्या मजाक है? एलिस ने अंकल मलिन से सीखा है। नहीं, उसे कुछ अच्छी शराब निकालनी होगी। ये सोचते हुए नांगोंग जिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बोतल निकाली। ये तरल पदार्थ सुनहरे रंग का था। इससे बहुत तेज खुशबू आ रही थी। पीना शुरू करने से पहले उसने खुशी खुशी उसे कुछ बार घुमाया। लिनलिंग की आंखें भी चमक उठीं। शौर्य, तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीजें थीं और तुमने उन्हें पहले नहीं निकाला। ये काफी नहीं है। शौर्य मुस्कुराया। उसने इसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है, ठीक है।
मैं देख रहा हूं कि अब हम युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसे निकाल लिया। अन्यथा मैं इसे तुम लोगों को नहीं दूंगा। वह अपने लिए पर्याप्त नहीं पा सका। भोजन भंडारण रिंग में खराब नहीं होगा। बाहर निकालने पर इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा अंदर रखने पर होता है। तीनों खुशी खुशी खाना खा रहे थे, जबकि बाहर का दृश्य अंधेरी घुमावदार सुरंग से बदलकर ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में बदल गया। इस समय नांगोंग जिंग ने एक भौं उठाई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह मुस्कुराए। मुझे एक शक्तिशाली व्यक्ति की खुशबू आ रही है। लिनलिंग की नज़रें केंद्रित हो गईं। नांगोंग जिंग के चेहरे को देखकर लग रहा था कि यह सिर्फ दुश्मन ही हो सकते हैं। शौर्य ने पूछा, शक्तिशाली प्राणियों की गंध, क्या ये सुगंधित है? नांगोंग जिंग, लिनलिंग। माहौल शांत हो गया। शौर्य को खाते हुए देखकर उनके सिर की नसें उभर आईं। क्या यह आदमी रास्ते में अपना दिमाग छोड़ गया? उन दोनों को अपनी ओर देखते देख शौर्य को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। ये नांगोंग जिंग की गलती थी। आखिरकार वह तो बस एलिस के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मुझे लगा कि यह कुछ खाने की चीज़ है। मेरी तरफ इस तरह मत देखो, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। लिनलिंग मुस्कुराया, ओह, तुम वाकई विनम्र हो। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। नांगोंग जिंग शौर्य से बात भी नहीं करना चाहता था। शौर्य ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, हमें क्या करना चाहिए? उतरने के लिए कोई ग्रह खोजना चाहिए। वे अभी तक ग्रहीय राज्य नहीं थे। अध्याय 125 सुपर सयाजिंग 2 अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। नांगोंग जिंग ने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, वे यहाँ हैं। यह एक घात है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन यहाँ उन पर घात लगाएंगे, लेकिन ये बहुत असाधारण नहीं लगता था। मानव जाति की एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में जासूसों के लिए उसके पदचिह्नों को खोजना मुश्किल नहीं था, लेकिन ग्रहीय राज्यों के लिए मानव जाति के क्षेत्र में घुसपैठ करना लगभग असंभव है। उनके पास कोई ग्रह राज्य नहीं था और फिर भी उन्होंने उस पर घात लगाने का साहस किया। नांगोंग जिंग, उन्हें ये साहस किसने दिया? तभी 3 छोटे युद्धपोत, जिनकी लंबाई 100 मीटर से भी कम थी, ग्रह बैल से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिए। वे तेजी से करीब आ रहे थे। नांगोंग जिंग जमीन पर गिर पड़ा और गायब हो गया। फिर जहाज ने तेजी पकड़नी शुरू कर दी। यह एक चमकीली रोशनी में बदल गया और तीनों छोटे जहाज़ों को चकमा देते हुए किनारे से निकल गया। ये तीनों छोटे जहाज़ों को पीछे छोड़ते हुए किनारे से निकल गया। स्पष्टतः नांगोंग जिंग पायलट बनने के लिए कॉकपिट में गया था। तीनों युद्धपोतों को उम्मीद नहीं थी कि खरगोश, जिनका वे इंतजार कर रहे थे, इतनी तेजी से कूदेंगे। उन्होंने तुरंत अपने इंजन चालू किए और गति बढ़ा दी। इसी समय युद्धपोतों ने उनके जहाज पर लाल ऊर्जा किरणें दागना शुरू कर दिया। शौर्य और लिनलिंग खिड़की पर खड़े होकर ये देख रहे थे। वे ग्रहीय अवस्था में नहीं थे और अंतरिक्ष में जीवित नहीं रह सकते थे। अगर उड़ने वाला जहाज फट जाता तो वे शायद मौके पर ही मर जाते। लेकिन नांगोंग जिंग का जहाज वाकई तेज था। उसे अपने जहाज पर गर्व था। इसकी एक वजह थी। तीनों जहाज़ों को धीरे धीरे पीछे घिसटते हुए देखकर शौर्य राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। सचमुच, यदि आपकी गति काफ़ी तेज हो तो कोई भी आपको पकड़ नहीं सकता। उन जहाज़ों के अंदर मौजूद लोग शायद इस समय बहुत स्तब्ध थे। शौर्य को खुशी महसूस हुई, लेकिन शौर्य ने फिर भी पीछा करने के उनके लगातार प्रयासों को मंजूरी दे दी। ठीक इसी समय उड़ता हुआ जहाज अचानक धीमा हो गया। दूर के जहाज धीरे धीरे उसके पास आ गए। शौर्य, उन्होंने अवाक होकर पूछा, क्या तेल टैंक लीक हो गया? लिनलिंग ने अपनी आंखें घुमाईं। यह एक आत्मा बल संचालित जहाज है, तेल टैंक कैसे लीक हो सकता है? शौर्य का मुंह हैंग गया। तो क्या हो रहा है? क्या टीचर नांगोंग थकान से गिर रही हैं? क्या मुझे उन्हें कुछ आत्मिक शक्ति से भरना चाहिए? लिनलिंग की आंखें मुस्कराते हुए घूम गईं। वह उन्हें फंसा रही है। वह जानती है कि क्या करना है। शौर्य ने यह सुना और उसे एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो लड़ाई होने वाली है। लिनलिंग ने अपने होंठ ऊपर उठाए। महम, क्या आप चिंतित हैं? थोड़ा सा। क्या? तुम्हें देखकर मेरा घबराना अचानक बंद हो गया। उद्धरण चिन्ह ... शौर्य, मेरे लिए मर जाओ। वह उस आदमी को पीटना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने झुंझलाहट में अपना हाथ नीचे कर लिया। उसने कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं पिछले 1 महीने से युद्ध के मैदान में हूँ। मैं इस स्थिति को तुमसे कहीं बेहतर जानती हूँ। शौर्य मुस्कुराया। वह ये तो नहीं कह सकता कि वह लगभग हर रात मरता था, है न? जल्द ही जहाज ने पुनः गति बढ़ा दी तथा अन्य 3 जहाज़ों से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। तभी नांगोंग जिंग लिविंग रूम में आए। वह मुस्कुराए। चलो आगे के ग्रह पर चलते हैं। अपना युद्ध कवच पहन लो। लिनलिंग ने सिर हिलाया। ठीक है शौर्य, युद्ध कवच? कौन सा युद्ध कवच? ऐसा लगता है कि उसके पास कोई नहीं था।
वह चकित होकर देख रहा था कि नांगोंग जिंग और लिनलिंग ने अपनी जैकेट उतार दी और अपने तन कपड़े दिखाए। शौर्य ने पाया कि इन दोनों ने स्लिम फिटिंग कपड़े पहने थे, जिससे उनकी गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर दोनों ने एक धातु का डिब्बा निकाला और उसे दबाया। एक युद्ध कवच प्रकट हुआ और अपने आप उनसे चिपक गया। ये देखकर शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें लगा कि यह फिल्मों जैसा ही कुछ परिवर्तन था। जल्द ही दोनों अपने युद्ध कवच से पूरी तरह से ढक गए। नांगोंग जिंग के पास शानदार सुनहरे रंग के साथ काले रंग का कवच था। अपने ठंडे सुंदर चेहरे के साथ वह एक युद्ध देवी की तरह लग रही थी। लिनलिंग के पास काले और सफ़ेद रंग का कवच था। ये नांगोंग जिंग की तुलना में कम प्रभावशाली था, लेकिन ज्यादा चुस्त था। शौर्य को अभी भी चकित होकर उनकी ओर देखते हुए देखकर उन्होंने पूछा, तुम्हारा आत्मा से संचालित युद्ध कवच कहाँ है? शौर्य, मेरे पास तो एक भी नहीं है। ठीक है, वह इसे कहाँ से प्राप्त करेगा? इसके अलावा लिनलिंग के पास भी एक क्यों था? क्या अंकल मलिन और एल्डर लिन ने उसे विश्वविद्यालय जाकर वहां कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढने के लिए नहीं कहा था जो वहां सफल हो सके? नांगोंग जिंग, लिनलिंग, किसी कारण से शौर्य को उनकी नज़रें अजीब लगीं। उसे नहीं पता था कि वह गलत महसूस कर रहा था या नहीं। इस समय नांगोंग जिंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कवच बेस पर दिया जाएगा। मैंने पीछे के 3 जहाज़ों की जांच की है। अगर आपके पास कोई कवच नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आखिरकार मैं मजबूत लोगों से मुकाबला कर रहा हूँ। नांगोंग जिंग ने जब ये कहा तो उसके चेहरे पर युद्ध की भावना साफ झलक रही थी। उसके शरीर पर हल्की सुनहरी रोशनी भी दिखाई दे रही थी। उड़ता हुआ जहाज आगे बढ़ता रहा और एक हरे भरे ग्रह पर उतरा। शौर्य ने इस ग्रह को देखा और पूछा, क्या ये ग्रह वास्तव में सांस लेने के लिए उपयुक्त है? क्या मैं जहर से मर जाऊंगा? शौर्य को लगा कि नांगोंग जिंग ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। क्या उसका दिमाग सिर्फ मांसपेशियों से भरा था? वह सिर्फ लड़ना चाहती थी। उन्हें लगा कि आयरन फिस्ट यंग ड्यूक की उनकी उपाधि बिल्कुल भी गलत नहीं थी। बेशक उसने केवल इस बारे में सोचने का साहस किया। नांगोंग जिंग मुस्कुराया, चिंता मत करो, मेरे जहाज पर एक स्टार मैप है। ये ग्रह एक असभ्य ग्रह है। यहाँ की सभ्यता पाषाण युग तक भी नहीं पहुंची है। यहाँ की हवा हम कार्बन आधारित प्राणियों के लिए ठीक है। आखिरकार वे बहुत शक्तिशाली मार्शल कलाकार थे। जिन जगहों पर आम लोग नहीं रह सकते थे वे उनके लिए रहने लायक थीं। जल्द ही उड़ता हुआ जहाज वायुमंडल को पार करके एक बंजर मैदान पर उतरा। तीनों उतर गए। नांगोंग जिंग की आंखें चमक उठीं और वह हंसने लगी। मैं पहले उन 3 जहाज़ों को मार गिराऊंगी। वह अंतरिक्ष में जीवित नहीं रह सकती थी, लेकिन ग्रह पर वह बिना किसी चिंता के अपनी शक्ति का उपयोग कर सकती थी। तभी शौर्य को चौंका देने वाला दृश्य सामने आया। नांगोंग जिंग से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसके काले बाल तुरंत सुनहरे हो गए। वे ऐसे लहरा रहे थे मानो उन पर हवा चल रही हो। न केवल उसके बाल बल्कि उसकी भौहें, उसकी पलकें और उसकी पुतली भी सुनहरी हो गईं। तभी उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। इसमें भयानक शक्ति थी जिसने आसपास की हवा को दूर धकेल दिया। जमीन लगभग उसकी शक्ति को झेलने में असमर्थ लग रही थी। उसके पैरों के नीचे से जाल जैसी दरारें उभर आईं और कुछ 100 मीटर तक फैल गईं। जमीन कांप रही थी और कराह रही थी। शौर्य ने अपनी छाती पर महसूस हो रहे दबाव को नज़रअंदाज किया और अविश्वास में अपना मुंह खोल दिया। सुपर सयाजिंग। निस्संदेह मैं गलत स्थान पर चला गया। अध्याय 126। तो मुझे नीची नज़र से देखा गया। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। जब नांगोंग जिंग सुनहरी हो गई तो उसका स्वभाव भी अधिक प्रभावशाली हो गया। उसकी सुनहरी पुतलियां युद्ध की इच्छा से चमक उठीं। शौर्य की आवाज़ सुनकर नांगोंग जिंग ने मुड़कर मुस्कुराया। उसने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, लूजे, तुम सच में जानते हो, है न? मेरी भगवान कला सुपरसाई परिवर्तन की तरह दिखती है न? मैंने अतीत के प्राचीन मंगा का अध्ययन किया है। दो शौर्य ने सिर हिलाया, ये वास्तव में बहुत समान था। उसने अंकल मलिन को ये कहते हुए सुना कि नांगोंग जिंग के पास स्वर्ण युद्ध रक्त देवता कला थी। तो यह वही था। ये बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसका अध्ययन करेगी। वह कितनी ऊब गई थी। इस समय तीनों जहाज वायुमंडल में प्रवेश कर चुके थे। साफ नीले आसमान में 3 काले धब्बे दिखाई दिए। नांगोंग जिंग की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराए। मैं पहले ऊपर जा रही हूँ। फिर वह एक सुनहरी किरण में बदल गई और 3 युद्धपोतों की ओर उड़ चली। हवा में नांगोंग जिंग ने मुक्का मारा, जिससे एक सुनहरी मुट्ठी का बल निकला। मुट्ठी की ताकत आसमान में फैल गई, बादलों को कुचल दिया और एक जहाज पर भारी प्रहार किया। एक धुंधली काली ऊर्जा अवरोध दिखाई दिया। इसका उद्देश्य आने वाली मुट्ठी की शक्ति को रोकना था, लेकिन ये केवल कुछ ही क्षणों तक चला और फिर बिखर गया। गड़गड़ाहट, युद्धपोत में विस्फोट हो गया। हवा में काली आग की चिंगारी फैल गई। बचे हुए टुकड़े चारों दिशाओं में उड़ गए।
एक ही मौके से युद्धपोत को कुचलना। यह मानव युवा ड्यूक वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था। जमीन पर शौर्य और लिनलिंग खड़े होकर देख रहे थे। शौर्य काफी उत्साहित था। उनका मानना था कि इस स्तर तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। विस्फोट से 2 काली आकृतियां बाहर निकल आईं। फिर अन्य 2 जहाजों में से 2 और आकृतियां प्रकट हुईं। 6 आकृतियां नांगोंग जिंग की ओर बढ़ीं। शौर्य ने ये देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उन्हें एलियंस की इस शैली का आभास था। लगभग 3 मीटर की ऊंचाई, पूरी तरह से काले रंग की शल्क जैसी त्वचा, भयंकर रूप से चमकती रक्त लाल आंखें तथा भुजाओं पर हल्का उभार जिसमें एक वापस खींचने योग्य हड्डी का ब्लेड लगा हुआ था। ये ब्लेड डेमन जाती थी। शौर्य ने पहले भी आभासी वास्तविकता में उनका सामना किया था। हालांकि ये पिछले वाले से अलग थे। उन्होंने भी आत्मा द्वारा संचालित कवच पहना था। उनका स्टाइल इंसानों के पहनावे से अलग था। नांगोंग जिंग ने 6 जहाजों की ओर देखा और बाकी 2 जहाजों की ओर 2 बार मुक्का मारा। बाकी 2 जहाज पहले वाले से बेहतर स्थिति में तैयार थे और उनकी स्थिति भी बेहतर थी। पहले दल ने जहाज का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। फिर काले धुएं में डगमगाते हुए उन्हें उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। 6 राक्षसों के सरदार ने रक्त लाल कवच पहना हुआ था। उसकी रक्त लाल आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। नांगोंग जिंग ने जो शक्ति दिखाई वह उनके द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन ये ठीक था। दुर्घटना को रोकने के लिए उन्होंने 6 नश्वर विकास राज्य स्तर 5 के बराबर योद्धाओं को भेजा। अन्यथा ये वास्तव में खतरनाक हो सकता था। फिर भी वे कुछ बलिदान के लिए तैयार थे। मानव जाति के एक युवा शासक की हत्या की कीमत कोई कैसे न चुकाए। नांगोंग जिंग मुस्कुराए। क्या आपको लगता है कि मैं कल्पना से थोड़ा अधिक मजबूत हूं? युवा ड्यूक सार्वजनिक हस्तियां थे। वे अपने सारे पत्ते कैसे उजागर कर सकते थे? यदि ऐसा होता तो अन्य जातियों के शक्तिशाली प्राणी यदि उन पर घात लगाकर हमला करते तो वे मर जाते। नेता दानव ने अपने घिनौने मुंह से टूटी फूटी मानवीय भाषा बोली। अगर तुम थोड़े ज्यादा ताकतवर हो तो भी कोई फायदा नहीं, तुम फिर भी मर जाओगे। फिर उसने शौर्य और लिनलिंग की ओर देखा। वे दोनों युवा मनुष्य विलक्षण हैं, है न? मुझे इस आश्चर्यजनक उपहार की उम्मीद नहीं थी। उनके अलावा जहाज़ों के पायलट दूसरे स्तर के योद्धा थे और 2 स्तर 3 के भी थे। यह एक कोर मार्शल स्टेट के बराबर था। इतने सारे योद्धा उन 2 युवा प्रतिभाशाली लोगों के लिए पर्याप्त थे। कम से कम वह यह महसूस कर सकता था कि उनकी आत्मिक शक्ति की तरंगें तीसरे स्तर तक नहीं पहुंची थीं। वे दोनों सिर्फ दूसरे स्तर पर थे। नांगोंग जिंग ने कुछ नहीं कहा। शौर्य की आत्मिक शक्ति साधना का स्तर ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी देवकला और शरीर मजबूत थे। कौन सा राक्षस उनके जहाज को चला रहा होगा? नांगोंग जिंग बिल्कुल चिंतित नहीं था। इस समय शौर्य और लिनलिंग ने नांगोंग जिंग से नजरें हटा लीं और अपनी नजरें नीचे उतरे 32 ब्लेड वाले राक्षसों की ओर घुमा लीं। वे दूर से आ रहे थे और भयंकर भाव प्रदर्शित करते हुए उन्हें घेरने का प्रयास कर रहे थे। शौर्य ने उनकी ओर देखा और पॉकेट हंटिंग आयाम में उसने जो खतरे के प्रति जागरूकता विकसित की थी उससे उसे यह नहीं पता चला कि वहां कोई ज्यादा खतरा था। केवल 2 ही थोड़े अधिक शक्तिशाली थे। इस बीच लिनलिंग ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि उसके कोई गंभीर दुश्मन हो। उनमें से लगभग सभी ने उसे खतरे का एहसास कराया। उसके हाथ में एक सफ़ेद लंबी तलवार दिखाई दी। उसने गंभीरता से कहा, लूजे, अगर मैं पूरी ताकत लगाऊं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 को ही संभाल सकती हूँ। तुम कितनों को संभाल सकते हो? वह केवल गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 2 थी। यहाँ तक कि उसकी देवकला को शामिल करते हुए भी उसकी शक्ति गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 5 से अधिक नहीं थी। लेकिन अगर वह सिर्फ उन्हें थामे हुए थी तो उसके पास उसकी आत्मा की आंख वाली देवकला थी जो उसे यह कहने की अनुमति देती थी कि वह 5 को थामे हुए थी। लेकिन यहाँ तो 32 लोग थे। उनमें से कुछ तो बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें देखकर उसे मौत का एहसास हुआ। बहन जिंग इतनी अविश्वसनीय नहीं होगी, है ना? लिनलिंग को चिंता हुई। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। लिनलिंग को कितना गंभीर देखकर उसने यह नहीं कहा कि वह उन सभी को ले जा सकता है। यदि वह ऐसा कहता तो क्या इससे उसकी कड़ी मेहनत करने की इच्छा पर असर पड़ता? ये देखते हुए कि वह कितनी गंभीर थी, उसे अपना अस्तित्व प्रदर्शित करने देना था। शौर्य को लगा कि उसे दूसरों को शांत रहने का अवसर देना चाहिए। एक ठंडे, परिपक्व और निर्दयी शिकारी के रूप में उसे अपना अस्तित्व साबित करने के लिए शांत रहने की आवश्यकता नहीं थी। उसने एक पल सोचा और कहा, मैं 27 पकड़ सकता हूँ। नहीं, नहीं, 28, नहीं, नहीं, 29। चूंकि वह 5 को पकड़ सकती थी, यदि वह उसे 3 छोड़ दे तो शायद वह उन्हें मार सकेगी। इससे तो वह संतुष्ट हो जाएगी, है न? वह सचमुच एक सहानुभूतिपूर्ण देवदूत था। लिनलिंग, उसने चुपचाप अपना सिर घुमाया और शौर्य की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कुछ हद तक खुशी थी। लिनलिंग ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें कितने चाहिए? क्या ऐसी स्थिति में वह अधिक गंभीर नहीं हो सकते थे? वह बहुत अपरिपक्व था। 29।
शौर्य ने गंभीरता से कहा। उसने शौर्य की ओर देखा और राहत की सांस ली। सच में, जबरदस्ती मत करो, अगर तुम नहीं टिक सकते तो हम पहले भाग जाएंगे। सिस्टर जिंग 6 ब्लेड वाले राक्षसों से निपटने के बाद वह हमारी मदद करेगी। शौर्य ने अपना अंगूठा उठाया और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं उन 30 को पकड़ लूंगा। तुम आखिरी 3 के खिलाफ पूरी ताकत से जा सकते हो। इस समय उसकी मुस्कान बहुत चमकदार होगी। इस बीच लिनलिंग ये देखकर दंग रह गई और उसका मुंह हेंट गया। हेमंत बुद्धि। इस समय 32 राक्षस उन पर आक्रमण कर चुके थे। शौर्य ने उनके आत्मा से संचालित कवच को देखा और फिर अपने अनौपचारिक पोशाक को देखा और उसका मुंह हेंट गया। वह कम से कम एक विलक्षण व्यक्ति था, लेकिन उसके पास एक निम्न स्तर के विदेशी सैनिक से भी कम उपकरण थे। शौर्य को दुख हुआ। इस समय 2 नेता जैसे राक्षस बाहर खड़े थे। शौर्य को उनसे केवल कुछ खतरा महसूस हुआ। उनकी शक्ति शायद गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 1 थी, है ना? इन 5 दिनों के दौरान शौर्य पेड़ पर लगी लौ को छूता रहा और अग्निदेव कला में उसकी निपुणता काफी हद तक बढ़ गई। अगर शौर्य अग्निदेव कला का उपयोग करता तो उसकी शक्ति गूढ़ मार्शल स्टेट स्तर 4 तक पहुंच जाती। अगर वह पवन अग्नि सम्लन का उपयोग करता तो उसे ये भी पता नहीं होता कि वह कितना शक्तिशाली होगा। दोनों ने इधर उधर देखा। कुछ क्षण बाद उनकी नज़र साधारण कपड़े पहने शौर्य पर पड़ी। एक ने कर्कश आवाज में कहा, एसडीएम पास केफ हैश तारांकन 2। तब अन्य ब्लेड राक्षस हंसने लगे। लूजे, उसे दुर्भावना क्यों महसूस हुई? इस बीच लिनलिंग हंसना चाहता था। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम उन्हें समझ सकती हो। यह कोई मानवीय भाषा नहीं है न? लिनलिंग ने अपनी आंखें घुमाईं। ये सार्वभौमिक सामान्य भाषा है। सभी आकाशगंगा सभ्यताओं को इसे सीखने की ज़रूरत है। इसे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा। मैंने बहुत पहले से सीखना शुरू कर दिया है। लूजी, अरे बाप रे, क्या उसे अभी भी एक विदेशी भाषा सीखने की ज़रूरत है? शौर्य ने एक बार फिर अंग्रेजी सीखने के डर के बारे में सोचा, लेकिन शौर्य ने अपना सिर हिलाया और अपने विचारों को दूर फेंक दिया। उसने उत्सुकता से पूछा, वे क्या कह रहे हैं? लिनलिंग की आंखें झपक गईं। मुस्कुराते हुए उसने कहा, वे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास आत्मा से संचालित कवच भी नहीं है। तुम निश्चित रूप से एक नौसिखिया हो। वे पहले तुम्हें पीटेंगे। लूजी, माहौल अजीब हो गया। वह स्तब्ध रह गया, फिर खुद की ओर इशारा करते हुए बोला, तो मुझे नीची नज़र से देखा गया। लिनलिंग ने अपनी आंखें घुमाई और सिर हिलाया। क्या मुझे इतना स्पष्ट होना होगा? लूजी, उसका मुंह हेंट गया। हंसते हुए ब्लेड राक्षसों को देखते हुए वह चुप हो गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और फिर उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर लात मारी और गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह दोनों नेताओं के सिर के ऊपर था। चमकते हुए क्रिस्टल रंग और घूमती हुई हरी हवा वाले 2 हाथ उनके सिर पर दबाव डाल रहे थे। उन्होंने अभी अभी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी आंखें खुली हुई थीं। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शौर्य इतना मजबूत होगा। जब वे विरोध करने की योजना बना रहे थे, शौर्य मुस्कुराया। क्या यह मज़ेदार है? फिर उसने नीचे दबाव डाला और उनके सिर कठोर जमीन में दब गए। उनका शरीर ऊपर उठा और उनके दोनों पैर हवा में लटक गए। हंसी बंद हो गई। माहौल एकदम शांत हो गया। सभी ब्लेड राक्षस तनाव में थे क्योंकि वे सतर्कता से शौर्य को देख रहे थे। स्पष्टतः उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि छोटा खरगोश शौर्य एक खूंखार बाघ में बदल जाएगा। यहां तक कि लिनलिंग की आंखें भी अविश्वास से उभर आईं। हालांकि वह जानती थी कि शौर्य की शक्ति मुख्य मार्शल अवस्था में थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इस स्तर पर होगी। शौर्य अभी भी थोड़ा गुस्से में था। तुम्हें हंसने की हिम्मत किसने दी? हो, ऐसा नहीं है कि उसे आत्मा से संचालित कवच नहीं चाहिए था। क्या वह दोषी है? उनकी हिम्मत कैसे हुई उस पर हंसने की? वह तो बस एक बच्चा था। काली किरणें दोनों राक्षसों पर झपटी। वे प्रतिरोध करना चाहते थे। तीसरे स्तर के योद्धाओं के लिए अपने सिर से पत्थर तोड़ना बहुत आसान था, इसलिए शौर्य के हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तुम अब भी विरोध करने की हिम्मत रखते हो? शौर्य की आंखें ठंडी हो गईं। मैं तुम्हारा दिमाग जला दूंगा और तुम्हें जगा दूंगा। तभी हवा से लाल लपटें निकलीं और जमीन में घुस गईं। इसने तुरंत उनकी आत्मिक शक्ति को नष्ट कर दिया और उनकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से होते हुए उनके मस्तिष्क को जला दिया। शौर्य के पास अभी आग पर बहुत ही धारा प्रवाह नियंत्रण था। जब उसने कहा कि उनके दिमाग जला दो तो उसने सिर्फ उनके दिमाग जलाए और कुछ नहीं। आग की लपटें उनके सिर में जाने के बाद एक अजीब सी गंध आई। शौर्य का मुंह हेंट गया और उसने जल्दी से आग बुझा दी। अरे बाप रे, इससे तो बहुत बुरी गंध आ रही है। मैं उल्टी करना चाहता हूँ। दोनों राक्षस निर्जीव होकर जमीन पर पड़े थे। हवा शांत हो गई। केवल एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। सभी ब्लेड राक्षस चकित थे। क्यों? यह ऐसा क्यों हुआ? क्या दोनों नेताओं ने यह नहीं कहा था कि यह आदमी नौसिखिया है? यह क्या था? अध्याय 127 करीने से लगाया गया।
अनुवादक, ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक, ड्रैगन बोट अनुवाद। जैसे ही माहौल शांत हुआ, शौर्य अपनी क्रोधित अवस्था से उबर गया। शौर्य ने उन 2 ब्लेड राक्षसों पर नजर डाली जो दोनों ही लेवल 3 के थे। वे एक दूसरे के बगल में खड़े थे। फिर उसने अपनी नज़र सख्त लेवल 2 ब्लेड राक्षसों की ओर घुमाई जो घबरा रहे थे और लिनलिंग की ओर जिसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। कुछ अजीबोगरीब तरीके से वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। उन्होंने पहले मुझे गाली दी, मुझे मजबूर किया गया था। शौर्य को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लिनलिंग को उसकी प्रतिभा दिखाने देना चाहता था, लेकिन फिर उसने शांत रहने का नाटक किया। उसे अपनी बात का पक्का होना चाहिए। उसे आज लिनलिंग को अपनी शक्ति दिखाने देनी चाहिए। इस बारे में सोचते हुए शौर्य ने उसे देखकर मुस्कुराया। अभी भी 30 दुश्मन बचे हैं। मैं 27 को पकड़ लूंगा और तुम बाकी 3 से निपट सकती हो। बस बल का इस्तेमाल करो। लिनलिंग, शौर्य की मुस्कुराहट देखकर उसकी 36डी छाती में दर्द होने लगा। 3 क्या इस मंदबुद्धि का दिमाग खराब हो गया था? 227 को पकड़ो। उसने वास्तव में सोचा था कि यह आदमी केवल उन्हें रोक सकता है। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि वह बहुत भोली थी। उसने ये क्यों नहीं कहा कि वह इतना शक्तिशाली है? उसने लगभग सोचा कि वह मरने वाली है। शौर्य ने क्रोधित लिनलिंग को देखा और हंसा। या मुझे उन सभी से निपटना चाहिए? लिनलिंग का मुंह हट गया और उसने जवाब दिया, मुझे 3 छोड़ दो। एक आखिरकार, अगर वह कुछ नहीं करती तो यह अच्छा नहीं लगता। शौर्य ने सिर हिलाया और घबराए हुए ब्लेड राक्षसों को देखा। उनका युद्धपोत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे ठीक करने में कुछ समय लगेगा, तभी वे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। जाहिर है, उनके पास अब वह समय नहीं था। ये दोनों मनुष्य संभवतः उन्हें जाने नहीं देंगे। ये सोचते हुए उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें पुनः उग्र हो गईं। क्रूर और खूनी होना उनके स्वभाव में था। जब उन्हें पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वे क्रूरता से हमला कर देते। ये देखकर शौर्य की आंखें एक बार फिर ठंडी हो गईं। उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी जब हरी हवा 27 ब्लेड राक्षसों के चारों ओर घूमी और उन्हें अंदर फंसा लिया। उसने 3 ब्लेड राक्षसों को छोड़ दिया जिनकी आत्मा बल तरंगे लिनलिंग के समान थीं। तीनों ने देखा कि वे फंस नहीं गए हैं। उन्होंने सोचा कि शौर्य अपनी सीमा पर है, इसलिए उन्होंने तुरंत शौर्य पर हमला कर दिया। सभी ब्लेड राक्षसों ने स्वचालित रूप से लिनलिंग को नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर लिनलिंग जमीन से उछली और एक ब्लेड दानव को भेद दिया। फिर उसने शेष 3 ब्लेड दानवों को रोक दिया। शौर्य ने 27 संघर्षरत ब्लेड राक्षसों पर नजर रखते हुए लिनलिंग की लड़ाई का अवलोकन किया। उसने अपनी थोड़ी को छुआ और सोचा, एक ऐसा जाल बिछाने का तरीका जो सिर्फ फंसाता है और मारता नहीं है, किसी के लिए भी स्थिति को बदलना आसान बना देगा। शौर्य को लगा कि उसे उन प्यारे विरोधियों से कुछ नहीं सीखना चाहिए। उन्हें पहले अगली दुनिया में भेजना चाहिए। इस समय शौर्य ने 2 ब्लेड राक्षसों को देखा जिनके सिर जमीन में गड़े हुए थे। उसकी आंखें चमक उठीं। उसके पास एक दिलचस्प विचार था। वह एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ निकटतम ब्लेड दानव के पास आया। ब्लेड दानव लूजी पर गरजा। शौर्य ब्लेड दानव के समान ऊंचाई से हवा में उड़ गया। उसने शांति से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों में क्रिस्टल की चमक थी जो दहाड़ते हुए ब्लेड वाले दानव के सिर पर जा लगी। दहाड़! ब्लेड दानव अपनी जान गंवाने से पहले केवल चीख सकता था। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और ब्लेड दानव के शरीर के चारों ओर घूमती हवा उसे उसके 2 नेताओं के पास ले आई। इसके बाद ब्लेड दानव का सिर नीचे गिर गया। तुरंत ही 3 ब्लेडधारी दानवों को सिर के बल जमीन में गाड़ दिया गया। ये देखकर शौर्य ने संतोष में सिर हिलाया। जब से उन्होंने ये काम शुरू किया है, वे ये काम सभी के लिए करेंगे। दहाड़ते हुए तलवारनुमा राक्षस तुरंत शांत हो गए। क्या ये व्यक्ति राक्षस था? क्या वह उन सभी को रोकने की योजना बना रहा था? इस समय लिनलिंग 3 ब्लेड राक्षसों के साथ गर्मागर्म लड़ाई लड़ते हुए अपनी देवकला का उपयोग कर रही थी। ब्लेड राक्षसों के शरीर आमतौर पर मनुष्यों से ज्यादा मजबूत होते थे। उनकी आत्मा शक्ति साधना का स्तर भी लिनलिंग से ज्यादा था। हालांकि उनकी देवकला दुश्मनों के हमलों और शरीर में कमजोरी देख सकती थी। इस प्रकार गतिरोध की स्थिति बन गई। दहाड़! इस समय एक अनोखी चीख सुनाई दी जिसने इन तीनों को रुकने पर मजबूर कर दिया। यह आवाज उनकी जाति से आ रही थी। वे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहे और इस चीख ने उन्हें सहज ही उस दिशा में देखने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने ये सब देखा तो उनके शरीर कांप उठे। उस डरावने आदमी ने खुशी खुशी उनके एक मृत दोस्त को उठाया और उसे उनके नेताओं के बगल में जमीन में सिर के बल लिटा दिया। क्या ये मानव नर राक्षस था? हालांकि लिनलिंग विचलित नहीं थी। वह जानती थी कि शौर्य किनारे पर था और इस मंदबुद्धि ने निश्चित रूप से कुछ अजीब किया था। यद्यपि वह जिज्ञासु थी, लेकिन वह युद्ध के दौरान विचलित नहीं होने वाली थी। तुरंत ही बराबरी की लड़ाई लिनलिंग के पक्ष में झुक गई।
दहाड़ 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 दहाड़। बीच बीच में चीख की आवाज आती। हर बार चीख की आवाज सुनकर तीनों राक्षस कांप उठते। उनके शरीर तलवारों के निशानों से भरे हुए थे। लिनलिंग कमजोर नहीं थी, वह अवसर खोजने में बहुत अच्छी थी। हालांकि तीनों राक्षसों ने पहली बार सिर्फ एक बार ही देखा, लेकिन हर चीख उनकी मानसिक स्थिति पर असर डालती थी। इससे लिनलिंग को कई मौके मिल गए। कुछ क्षण बाद शौर्य ने जमीन में लगाए गए ब्लेड राक्षसों को देखकर खुशी से सिर हिलाया। 5 की 4 पंक्तियां, ये बहुत व्यवस्थित लग रहा था। वह सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा थे। उसने अपने लिए ऐसा दबाव डाला। उसने शेष 7 ब्लेड राक्षसों को देखा और एक गर्म मुस्कान दिखाए। शौर्य की मुस्कुराहट को देखकर क्रूर ब्लेड राक्षस तुरंत कांप उठे। यंग यंग यंग। शौर्य, उसने अविश्वास से शेष बचे हुए ब्लेड राक्षसों को देखा। क्या वे नानफेंग ग्रह पर रहने वाले बंजर धरती के बंदर से संबंधित थे? शौर्य को अचानक पेट में थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई। इस बीच लिनलिंग चकित था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आखिर शौर्य ने ऐसा क्या किया कि ब्लेड राक्षसों ने ऐसी आवाजें निकालीं? लिनलिंग बहुत उत्सुक थी, लेकिन उसे लड़ना पड़ा। गुस्सा कर देने वाला। लिनलिंग से लड़ रहे 3 ब्लेड राक्षसों ने अपने साथियों को ऐसी शर्मनाक आवाज करते सुना और उनके दिल लगभग रुक गए। दूर आसमान में नांगोंग जिंग अपने सुनहरे बालों के साथ हवा में नाचती हुई खड़ी थी। सुनहरी युद्ध किरणें उछल रही थीं, जो आसपास के सभी सफ़ेद बादलों को दूर धकेल रही थीं। वह एक अजेय युद्ध देवी की तरह थी। शेष 5 ब्लेड दानव चोटों से भरे हुए थे। एक ने तो अपना दाहिना हाथ भी खो दिया। वे अविश्वास से नांगोंग जिंग को देख रहे थे। ये कैसे संभव है? तुम इतने मजबूत कैसे हो? नांगोंग जिंग ने हंसते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं भी पूछना चाहता हूँ। बिना किसी ग्रह स्थिति के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हत्या करने की? नांगोंग जिंग के शब्दों ने उन्हें अवाक कर दिया। नांगोंग जिंग झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी शक्ति के कारण कोई भी उसे ग्रह अवस्था के बिना नहीं मार सकता था। अग्रणी ब्लेड दानव ने शौर्य और लिनलिंग पर नजर डालते हुए कहा, हम पूरी तरह से असफल नहीं हुए, कम से कम आपके 2 युवा प्रतिभाशाली लोग। ओह बकवास। जब उसने जमीन पर यह दृश्य देखा तो उसका शरीर कांप उठा और काला खून बहने लगा। वहां क्या हो रहा था? उसने देखा कि उसके 20 आदमी सिर के बल जमीन में धंसे हुए हैं। वह आदमी एक तरफ खड़ा होकर संतुष्टि में सिर हिला रहा था। बाकी ब्लेड दानव और नांगोंग जिंग ने जिज्ञासा से देखा। तभी तरह तरह की विस्मयकारी आवाजें सुनाई देने लगीं। क्या हो रहा था? नांगोंग जिंग ने ये देखा और हंसने से पहले चकित हो गया। हा, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मेरे छात्र बहुत रचनात्मक हैं? नांगोंग जिंग ने व्यवस्थित रूप से लगाए गए ब्लेड राक्षसों को देखा और मुस्कुराया। मैंने ऐसी दिलचस्प व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं सोचा? नहीं, मुझे भी सीखना चाहिए। फिर वह 6 ब्लेड वाले राक्षसों की ओर देखने लगी। ... 6 ब्लेड वाले राक्षसों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में हत्या का इरादा था। नांगोंग जिंग को मारना असंभव था और उनका अंतरिक्ष यान उड़ नहीं सकता था। उन्हें नीचे के 2 विलक्षण प्राणियों को मारने की कोशिश करनी थी। वह युवक संभवतः परिपक्व होने पर नांगोंग जिंग के दूसरे स्तर का था। ये सोचते हुए 5 राक्षसों ने नांगोंग जिंग को रोक दिया, जबकि एक अन्य लिनलिंग और शौर्य की ओर उड़ गया। नांगोंग जिंग मुस्कुराए, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? तुम मुझे बहुत कम मानते हो। गर्जन, सुनहरी रोशनी और अधिक तीव्र हो गई। फिर उसका शरीर गायब हो गया। वह ब्लेड दानव के सामने प्रकट हुई जो शौर्य और लिनलिंग को मारना चाहता था। मैं एक शिक्षक हूँ। तुम मेरे सामने मेरे छात्रों को मारने की हिम्मत करते हो? मरो। स्वर्णिम मुट्ठी की किरणें आकाश को भेद रही थीं। शौर्य ने नांगोंग जिंग की ओर देखा और फिर 7 ब्लेड वाले राक्षसों की ओर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से तैनात करूंगा। फिर उसने हर एक को एक मुक्का मारा। फिर 7 ब्लेड वाले राक्षस एक ही समय में उड़कर नीचे गिर गए। इसमें तुरंत ही 4 पंक्तियां और 7 कॉलम हो गए, साथ ही एक अतिरिक्त कॉलम भी हो गया। शौर्य ने लिनलिंग की ओर देखा। वहां 3 राक्षस थे। शौर्य की बुरी नज़रों को महसूस करते हुए तीनों बुरी तरह घायल ब्लेड राक्षस सख्त हो गए। लिनलिंग ने अपना मौका पा लिया। उसने अपनी सफ़ेद लंबी तलवार पकड़ी, जो एक सफ़ेद किरण में बदल गई, जिससे 3 तेज तलवारें निकलीं, जो 3 ब्लेड वाले राक्षसों को छेद गईं। तुरंत ही तीनों ब्लेड वाले राक्षस मर गए। ये देखकर शौर्य ने अपनी हवा का उपयोग करके 3 ब्लेड राक्षसों को ऊपर लाया और उन्हें संरचना की ओर ले गया। शौर्य ने देखा कि ब्लेड के दानव खून से लथपथ थे और अवाक होकर बोले, लिनलिंग आपकी तकनीक बहुत कमज़ोर है। इतने सारे घाव, ये सौंदर्य शास्त्र को प्रभावित करता है। लिनलिंग 3 ब्लेड राक्षसों को मारने के बाद काफ़ी खुश थी। उसके होंठ थोड़े ऊपर उठे हुए थे। हालांकि जब उसने शौर्य के शब्द सुने तो तुरंत उसका चेहरा सख्त हो गया।
वह शौर्य की ओर मुड़ी और डांटते हुए बोली, दुश्मनों को मारने के लिए आपको सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। उफ, हा 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 हा। एक लिनलिंग ने अभी आधा वाक्य ही पूरा किया था कि वह हंसी से झुक गई। उसने लाल चेहरे से शौर्य को घूरा। क्या तुम इतने मंदबुद्धि नहीं हो सकते? अध्याय 128, स्तर 2 सैनिक शौर्य। अनुवादक, ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक, ड्रैगन बोट अनुवाद। शौर्य ने आखिरी ब्लेड राक्षसों में से 3 को लगाया। कुल 4 पंक्तियां और 8 कॉलम एकदम सही। उसने ये देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने लिनलिंग को हंसते हुए देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत दिलचस्प लग रहा है? लिनलिंग, वह इस मूर्ख से बात नहीं करना चाहती थी और उसने अपनी आंखें घुमा लीं। इस समय हवा में चीख सुनाई दी। नांगोंग जिंग के एक मुंह से एक ब्लेड दानव मारा गया और हवा से नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही एक खाई बन गई। फिर 3 और चीखें सुनाई दीं। इसके बाद 3 और आकृतियां गिरीं। शौर्य और लिनलिंग ने ऊपर देखा। नांगोंग जिंग, जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, 2 बचे हुए ब्लेड राक्षसों का पीछा कर रहा था। उनकी काली आत्मा की रोशनी ऐसे टिमटिमा रही थी मानो वे किसी भी समय नष्ट हो जाने वाले हों। इसी समय एक सफ़ेद उड़ता जहाज हवा में रुका। 2 ब्लेड राक्षसों ने ये देखा और तुरंत उस ओर उड़ गए। यदि वे इस जहाज को लूट लें तो शायद वे खुद को बचा सकें। इस समय शटल खुली और कंधों तक लंबे सफ़ेद बाल वाला एक आदमी बाहर आया, जो देखने में बेहद खूबसूरत था। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था और उसने सफ़ेद लंबा लबादा पहना हुआ था। 2 ब्लेड राक्षसों को देखकर उसकी नीली आंखें चमक उठीं। फिर हवा जम गई और जल्दी से 2 ब्लेड राक्षसों को फंसा लिया, जिनके पास धीमा होने का समय नहीं था। इसके बाद 2 ब्लेड दानव बर्फ की मूर्तियां आसमान से गिरीं। जैसे ही मूर्तियां जमीन पर गिरीं, वे तुरंत टुकड़ों में बिखर गईं। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। वह हिंसक लड़की के समान स्तर का है। ये वही है। लिनलिंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने आश्चर्य से सफ़ेद बालों वाले आदमी को देखा। शौर्य ने असमंजस में पूछा, लिनलिंग, वह कौन है? यह आदमी बहुत सुंदर था, मुश्किल से ही उससे अधिक सुंदर। 2 लिनलिंग मुस्कुराया। उसे महासंघ में अरबों युवा लड़कियों का सपना कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह महासंघ में सबसे सुंदर आदमी है। आइस किंग यंग ड्यूक लुओ बिंगकिंग। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुमसे ज़्यादा सुंदर है? शौर्य का मुंह हैंग गया और वह गर्व से मुस्कुराया। क्या मजाक है? ज़्यादा से ज़्यादा, वह मेरे बराबर है। इस संसार में अधिक से अधिक कोई उसके समान सुंदर व्यक्ति ही था। उससे ज़्यादा सुंदर ऐसा कोई नहीं है। तो क्या उस स्थिति में वह वास्तव में महासंघ में सबसे सुंदर व्यक्ति था? उसे अचानक बहुत अच्छा महसूस हुआ। बेशर्म, लिनलिंग ने अपनी आंखें घुमाईं। नांगोंग जिंग ने यह देखा और असंतोष से कहा, बूढ़े लुओ, तुमने उन दोनों को चकनाचूर कर दिया। मैं उन्हें कैसे लगाऊंगा? लुओ बिंगक्विंग। जब उसने नांगोंग जिंग की ओर देखा तो उसके ठंडे चेहरे पर थोड़ी सी उलझन उभर आई। क्या लगाएं? क्या उसने गलत सुना? ये देखकर नांगोंग जिंग ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, पहले नीचे चलें। फिर वह शौर्य और लिनलिंग की ओर उड़ी। लुओ बिंगकिंग उदासीनता से उसका पीछा करता रहा। दोनों उतर गए और नांगोंग जिंग के सुनहरे रंग गायब हो गए। उसके बाल, पुतली, भौहें और पलकें फिर से काली हो गईं। उसका प्रभुत्वशाली स्वभाव भी समाप्त हो गया और वह पुनः उस दुबले पतले शराबी में बदल गई। उसने अपनी पीठ को तानते हुए कहा, यह सचमुच एक संतोषजनक मुकाबला था। शौर्य का मुंह हैंग गया। वह सचमुच एक हिंसक पागल थी। वह उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। फिर नांगोंग जिंग ने करीने से लगाए गए ब्लेड डायमंड को देखा और हंस पड़ी। उसने शौर्य के कंधे को थपथपाया। तुम वाकई मेरे छात्र हो। बहुत रचनात्मक हो। तभी नांगोंग जिंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ओह हाँ, यहाँ 4 और हैं। जल्दी से उन्हें एक साथ लगाओ। 4 शौर्य की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। जरूर। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। शौर्य को लगा कि शायद उसने उसे गलत समझा है। हालांकि वह हिंसक, शराबी और दुबली पतली थी, फिर भी शायद वह एक अच्छी लड़की थी। फिर शौर्य ने 4 स्तर 5 ब्लेड दानव को स्थानांतरित करने और उन्हें फिर से स्थापित करने के लिए पवन देव कला का उपयोग किया। 4 पंक्तियां और 9 स्तंभ, 36 ब्लेड दानव, साफ और सुव्यवस्थित। शौर्य और नांगोंग जिंग ने इसे देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। इस बीच लुओ बिंगकिंग ये देखकर पहले से ही थोड़ा चकित था। अब उसका मुंह हैंग गया और उसने शौर्य को अजीब नज़रों से देखा। इस आदमी का दिमाग आम लोगों से अलग लग रहा था। फिर लुओ बिंगकिंग ने शांति से कहा, नांगोंग, ये दोनों कुलीन वर्ग के छात्र हैं। नांगोंग जिंग ने उसके सिर पर थपथपाया। शौर्य, लिनलिंग, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूँ। उसने लुओ बिंगकिंग की ओर इशारा किया। ये लुओ बिंगकिंग है, एक युवा ड्यूक। हालांकि वह ठंडा चेहरा वाला है, वह काफ़ी अच्छा लड़का है। वह अभिजात वर्ग का मानद व्याख्याता भी है। शौर्य और लिनलिंग ने तुरंत सिर हिलाया। नमस्ते, शिक्षक लुओ।
नांगोंग जिंग ने लुओ बिंगकिंग से कहा, बूढ़े लुओ, ये दोनों शौर्य और लिनलिंग हैं। लिनलिंग लिनकुंग की छोटी बहन है। शौर्य एक मंदबुद्धि और खाने का शौकीन है। वे दोनों काफी प्रतिभाशाली हैं। 3 शौर्य इंतजार। इस हिंसक महिला ने उसका परिचय कैसे कराया? मंदबुद्धि और खाने का शौकीन। वह खाने पीने का शौकीन तो था, लेकिन उसे मंदबुद्धि कहना मानव इतिहास में सबसे बड़ा अपमान था। वह स्पष्टतः बहुत होशियार था। एक और उसने सोचा कि वह एक अच्छी लड़की थी। वह बहुत भोला था। शौर्य ने अपना मुंह खोला, डांटने की योजना बनाते हुए। मुझे लगता है शौर्य की बात पूरी होने से पहले ही उसने नांगोंग जिंग को अपनी मुट्ठियां रगड़ते और उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है कि शिक्षक नांगोंग बिल्कुल सही हैं। 2 लिनलिंग। लुओ बिंगकिंग। लिनलिंग को शौर्य की बेशर्मी की आदत थी। उसने बस एक तिरस्कार भरी नजर डाली। लेकिन लुओ बिंगकिंग काफी देर तक चकित रहा और फिर सिर हिलाया। शौर्य, लिनलिंग, नमस्ते। तभी नांगोंग जिंग ने उलझन में लुओ बिंगकिंग को देखा। बूढ़े लुओ, तुम यहाँ कैसे आए? लुओ बिंगकिंग ने स्पष्ट रूप से कहा, आधार पर ऊर्जा डिटेक्टर रडा ने आपकी आत्मा बल तरंग, साथ ही ब्लेड राक्षसों का पता लगाया। नतीजतन उन्होंने मुझे भेजा। नांगोंग जिंग ने सिर हिलाया और फिर हंसा। मेरे लिए यहाँ रहना ठीक है। चलो पहले बेस पर चलते हैं। लुओ बिंगक्विंग ने सिर हिलाया। फिर लुओ बिंगकिंग अपने निजी जहाज पर चला गया। इस बीच नांगोंग जिंग, शौर्य और लिनलिंग फिर से नांगोंग जिंग के निजी जहाज पर चले गए। दोनों जहाज शियाए प्रणाली की ओर उड़े। आधे दिन बाद दोनों जहाज बेस के निकट पहुंच गए। ये बेस शियाए सिस्टम के बाहर एक मानव निर्मित ग्रह था। युद्धपोतों का आवागमन होता था और उत्खनन संसाधन जहाज अंदर बाहर आते जाते थे। ये बहुत समृद्ध था। दोनों यान एक अंतरिक्ष स्टेशन पर रुके और फिर शौर्य और लिनलिंग ने नांगोंग जिंग का पीछा करते हुए यान से उतर गए। नांगोंग जिंग ने अपना उड़ने वाला जहाज अपने भंडारण रिंग में रखा और लुओ बिंगकिंग से मुलाकात की। जब गार्डों ने दोनों को देखा तो उन्होंने तुरंत दोनों को श्रद्धापूर्वक सलाम किया। मेजर जनरल नांगोंग और लुओ, आपका पुनः स्वागत है। शौर्य का मुंह हैंग गया। उसने नांगोंग जिंग, लुओ बिंगकिंग और यहाँ तक कि लिनलिंग की ओर देखा, जो ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे ये बहुत सामान्य बात हो। वह शर्मिंदा था। ओह नहीं, वह हिंसक युवती एक मेजर जनरल थी। ये सैनिक उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। नांगोंग जिंग ने सैनिक को सिर हिलाकर कहा, इस बच्चे को पंजीकृत करें। उसने शौर्य की ओर इशारा किया। शौर्य ने अपनी आंखें झपकाईं और उलझन में लिनलिंग को देखा। क्या लिनलिंग को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है? लिनलिंग मुस्कुराया, मेरी सैन्य पहचान 1 महीने पहले से ही पंजीकृत है। मैंने काफ़ी सैन्य योग्यता भी हासिल की है। मैं मानद स्तर 3 सार्जेंट मेजर हूँ। आपको मुझे अधिकारी स्तर 2 सैनिक शौर्य कहना होगा। लिनलिंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। शौर्य, इस मंदबुद्धि को अपने अधिकारी को बुलाना पड़ा। ये काफ़ी रोमांचक था। अंततः वह एक बार जीत गई। शौर्य ने ये सुना और नांगोंग जिंग की ओर देखा। उसने रूखे स्वर में पूछा, क्या ये सच है? नांगोंग जिंग ने सिर हिलाया। हाँ, लेवल 2 सैनिक लूजी, बकवास। उसे लिन अधिकारी को बुलाना पड़ा। गुस्सा कर देने वाला। वह रजिस्टर करने के लिए बेजान सा होकर गार्ड के पीछे पीछे चला गया। प्रक्रिया बहुत सरल थी, डीएनए रिकॉर्ड करें और पहचान की पुष्टि करें। फिर शौर्य को एक सैन्य पहचान पत्र मिला जिसमें उसका पद लेवल 2 सैनिक शौर्य दर्शाया गया था। ये बहुत सरल था। उस व्यक्ति के अनुसार पहली बार पंजीकरण कराने वाले सभी लोग दूसरे स्तर के सैनिक थे। जब उनके पास पर्याप्त सैन्य योग्यता होगी और उनकी साधना का स्तर आवश्यकता को पूरा करेगा, तब उन्हें पदोन्नत किया जा सकता है। सैन्य रैंकिंग प्रणाली के बारे में शौर्य ने इसके बारे में भी पूछा। संघीय मार्शलों के पास स्टार स्टेट कल्टीवेशन लेवल होता है, जबकि एडमिरल और लेफ्टिनेंट जनरलों के पास ग्रहीय अवस्था होती है। मेजर जनरल और ब्रिगेडियर नश्वर विकास अवस्था हैं। फील्ड ग्रेड अधिकारी एपर्चर ओपनिंग स्टेट हैं। कंपनी ग्रेड अधिकारी कोर मार्शल स्टेट हैं। फिर लेवल 1, 2 और 3 सार्जेंट मेजर एबस्ट्रस मार्शल स्टेट हैं। स्टाफ सार्जेंट और कॉपोरल स्पिरिट मार्शल स्टेट हैं। उन्नत सैनिक, लेवल 1 सैनिक और लेवल 2 सैनिक मार्शल योद्धा स्टेट हैं। हाँ, शौर्य नए स्तर 2 सैनिक थे। बेशक यहाँ साधना का स्तर सिर्फ राज्य था। युद्ध शक्ति में अंतर होगा। निम्न स्तर के मार्शल कलाकारों के उच्च स्तर के अधिकारी बनने के मामले भी हैं। पंजीकरण के बाद शौर्य टर्मिनल पर लौट आया। नांगोंग जिंग और लिनलिंग अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह ठंडा शिक्षक लुओ जा चुका था। नांगोंग जिंग मुस्कुराया, चलो, बूढ़ा लुओ वापस रिपोर्ट करने गया है। मैं तुम्हें अभिजात वर्ग के छात्रावासों में ले जाऊंगा। हमारे छात्रावास आधिकारिक सैनिक छात्रावासों से अलग हैं, इसलिए हम उनके साथ नहीं हैं। विशेष रूप से कहें तो हम विशेष बलों की तरह हैं। लिनलिंग मुस्कुराया, शौर्य, जल्दी से अपना डॉग टैग दिखाओ। लूजी,
वह पलटा। लिनलिंग ने अपना कार्ड निकाला और शौर्य को दिखाते हुए कहा, मेरा देखो, ये लेवल 3 सार्जेंट मेजर का है। शौर्य ने उस पर नजर डाली। ये लिनलिंग के नाम वाला एक चांदी का सितारा था। उसका मुंह हेंट गया और उसने कहा, तो क्या हुआ अगर आपका पद ऊंचा है, आप मुझे नहीं हरा सकते। लिनलिंग मुस्कुराया, एक उच्च अधिकारी को पीटने से आपको सैन्य अदालत में लाया जाएगा। इस समय नांगोंग जिंग खांसी, मेजर जनरल यहाँ हैं। शौर्य को अभी अभी याद आया कि वह एक मेजर जनरल थी। उसने असमंजस में पूछा, शिक्षक नांगोंग, आप पहले से ही मेजर जनरल हैं, आप अभी भी शिक्षक क्यों हैं? नांगोंग जिंग मुस्कुराया, मैं सिर्फ एक मानद मेजर जनरल हूँ। मेरे पास विशेष समय को छोड़कर सैनिकों को जुटाने का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति जो नश्वर विकास अवस्था तक पहुंचता है और उसके पास पर्याप्त सैन्य योग्यता होती है, वह मानद मेजर जनरल बन जाएगा। अध्याय 129, ये दरवाज़ा खोलने का गलत तरीका ही होगा। अनुवादक, ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक, ड्रैगन बोट अनुवाद। नांगोंग जिंग का स्पष्टीकरण सुनने के बाद शौर्य को कुछ एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नांगोंग जिंग और लुओ बिंगकिंग दोनों ही मेजर जनरल थे। वे युवा ड्यूक थे जो नश्वर विकास की अवस्था में पहुंच चुके थे। निश्चित रूप से उनके पास कुछ सैन्य योग्यताएं होनी चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें ऐसी मानद उपाधि मिली। इस बारे में सोचते हुए शौर्य की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मेरे पास सैन्य योग्यता है तो मुझे जल्दी पदोन्नति मिल सकती है? लिनलिंग अभी भी उसके ऊपर होने की हिम्मत रखता है। वन पफट बोला। नांगोंग जिंग ने सिर हिलाया, मम्मा। बेस बहुत बड़ा था और सड़क पर सभी तरह के ऑटो पायलट वाहन थे। कुछ दुर्लभ स्थानों को छोड़कर आप अपने पहचान पत्र के साथ अधिकांश स्थानों पर जा सकते थे। बेस में सिर्फ सैनिक ही नहीं थे, बल्कि खदान मालिक, व्यापारी और अन्य पेशे से जुड़े लोग भी थे। इसलिए वहां मनोरंजन की भी व्यवस्था थी। अपनी छुट्टियों के दौरान सैनिक वहां जा सकते थे। कुछ घंटों बाद तीनों एक यार्ड में पहुंचे। वहां 2 5 मंजिला ऊंची एल्यूमिनियम की इमारतें थीं। नांगोंग जिंग ने कहा, यह संघीय विश्वविद्यालय के कुलीन वर्ग का छात्रावास है। कुछ मिशनों पर चौथे वर्ष के कुछ छात्रों के अलावा कुलीन छात्रों के सभी 4 वर्षीय स्तर यहाँ हैं। इस वर्ष संघीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा ज़ेआर प्रणाली पर है। ये सम्राट कैपिटल अकादमी के समान सौर मंडल में नहीं है। ये बहुत बढ़िया है, अन्यथा उसे उस लोमड़ी राक्षस को देखना पड़ेगा। ये वास्तव में परेशानी भरा होगा। शौर्य और लिनलिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। जाहिर है वे जानते थे कि नांगोंग जिंग क्या सोच रहा था। फिर नांगोंग जिंग ने बाईं ओर के छात्रावास की ओर इशारा किया। यह महिलाओं का छात्रावास है और दाईं ओर पुरुषों का छात्रावास है। उसने शौर्य को देखा और कहा, शौर्य, आपका कमरा शायद 204 है। हम यहाँ नहीं आएंगे। शौर्य ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर शौर्य ने नांगोंग जिंग और लिनलिंग को अलविदा कहा और पुरुष छात्रावास की ओर चल दिया। पूरी बिल्डिंग अभी बहुत शांत लग रही थी। शौर्य उलझन में था, क्या वे सब बाहर चले गए? वह दूसरी मंजिल पर आया और दरवाजे पर लगे साइन को देखा और फिर 204 पाया। उसने अपना कार्ड निकाला और सेंसर को छुआ। बीप, दरवाज़ा खुला था और शौर्य ने दरवाज़ा खोला। जिस क्षण शौर्य ने कदम रखा और ऊपर देखा, वह वहीं स्तब्ध रह गया। कमरा लिविंग रूम जैसा लग रहा था। वहाँ एक साधारण सोफा और टेबल थी। सब कुछ बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन समस्या यह नहीं थी। समस्या ये थी कि लिविंग रूम में एक व्यक्ति बैठा था जो केवल पैंट पहने हुए था और उसकी पीठ उसकी ओर थी। एक हलचल महसूस करते ही आकृति घूम गई। हल्के बैंगनी रंग के छोटे बाल, बड़ी और बैंगनी आंखें, कोमल और नाजुक चेहरा। व्यक्ति के खूबसूरत चेहरे पर हल्का गुलाबी रंग था। व्यक्ति की पीठ बहुत गोरी थी और हाथ पतले थे। ये व्यक्ति किसी पुरुष जैसा नहीं लग रहा था। शौर्य, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और माहौल बहुत अजीब हो गया। थोड़ी देर बाद शौर्य ने उन बड़ी बैंगनी आंखों की निगाह के नीचे चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। उसने फिर से नंबर प्लेट की ओर देखा और अपना चेहरा रगड़ते हुए गहरी सांस ली। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने दरवाज़ा गलत तरीके से खोला होगा। ये पुरुषों का छात्रावास है ना? चूंकि उसका कार्ड ये दरवाज़ा खोल सकता है तो ये सही होना चाहिए, है ना? नांगोंग जिंग उसे धोखा नहीं देगा, है ना? बैंगनी बालों वाली वह अर्धनग्न लड़की अवश्य ही एक भ्रम होगी, है ना? शौर्य ने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से दरवाज़ा खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। इस प्रकार शौर्य की मुलाकात फिर से उन बड़ी बैंगनी आंखों से हुई। शौर्य, ओह नहीं, भ्रम अभी भी क्यों है? सही नहीं। पुरुष छात्रावास में लड़कियां क्यों थीं? शौर्य का मुंह हेट गया और उसने माफ़ी मांगी, माफ़ करना, मुझे लगता है कि मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। शौर्य ने जल्दी से फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने फिर से कमरे का नंबर देखा। ये जांचने के बाद कि वह सही था, शौर्य चकित रह गया। क्या वह गलत कमरे में चला गया या वह लड़की गलत कमरे में थी?
इस समय शौर्य की आंखें चमक उठीं। उसने एक साहसिक अनुमान लगाया। आमतौर पर जब मुख्य पात्र अकादमी में प्रवेश करता है तो उसके साथ कमरा साझा करने वाली एक सुंदर लड़की होती है जो लड़के की पोशाक पहने होती है। वह निश्चित रूप से गोरी, सुंदर और अमीर होगी। शौर्य को लगा कि चूंकि वह इतना सुंदर है इसलिए वह आमतौर पर मुख्य पात्र होता है। क्या अंततः उसका वसंत आ गया था? शौर्य थोड़ा उत्साहित था। उसने दरवाजा खोलकर अंदर बैठी लड़की से एक सज्जन व्यक्ति की तरह स्वागत करने की योजना बनाई ताकि उस पर अच्छा प्रभाव पड़े। इसी समय गलियारे से दो आवाजें आईं। भाई, क्या आप भी 204 हैं? भाई, क्या तुम भी सचमुच 204 हो? शौर्य ने पलटकर देखा। उनमें से एक की लंबाई 2 मीटर से ज्यादा थी, उसका चेहरा चौकोर था, शरीर मजबूत था और त्वचा थोड़ी सांवली थी। वह बहुत ईमानदार लग रहा था। दूसरे ने सफ़ेद लबादा पहना हुआ था और उसके लंबे सफ़ेद बाल थे। वह बहुत सुंदर था, बस उससे थोड़ा नीचे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके मुंह पर एक चंचल मुस्कान थी। शौर्य ने इस व्यक्ति को देखा और हैरान रह गया। क्या उसने ये स्टाइल पहले कहीं देखा था? लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। हेलो, मैं 204 से हूँ, लेकिन अंदर कुछ समस्या लग रही है। उसने अंदर बैठी लड़की के बारे में सोचा और फिर उन दोनों की तरफ देखा जो उसकी रूममेट लग रही थीं। वह अवाक रह गया। रुको, क्या प्रति कमरा 4 लोग थे? क्या वह अभी भी मुख्य पात्र था या नहीं? इसी समय बैंगनी बालों वाली वह लड़की कपड़े पहने हुए बाहर आई। उसने तीनों की तरफ देखा और फिर शौर्य की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर तटस्थ स्वर में बोला, मैं लड़की नहीं हूँ, गलतफहमी मत पालिए और मेरे गले को देखिए। एक उनकी व्याख्या बहुत धारा प्रवाह थी। स्पष्ट रूप से ऐसा अक्सर किया जाता था। शौर्य को इतना अच्छा नहीं लगा। ये व्यक्ति वास्तव में एक आदमी था। वह लड़की जैसा क्यों दिखता था? बाकी दो लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तभी सफ़ेद बालों वाला आदमी बोला, इस पर ध्यान मत दो, इयान ऐसा ही दिखता है। जब हम कल यहाँ आए थे तो हमें भी लगा कि वह लड़की है। ईमानदार आदमी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, हाँ, ये म्यू बहुत उत्साहित था और इयान का संपर्क विवरण पूछना चाहता था। इयान का चेहरा डर के मारे टेढ़ा हो गया था। ये म्यू का चेहरा सख्त हो गया और फिर उसने ईमानदार आदमी की तरफ देखा। भाड़ में जाओ, जेवियर, मुझे अभी भी अपनी इज्जत बचानी है। तुम ये बात दूसरों को नहीं बता सकते। ये म्यू की बात सुनकर जेवियर थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने सिर हिलाया। ओह, ठीक है। इयान का चेहरा लाल हो गया था। शौर्य ने ये देखा और उसका मुंह हैंग गया। एक को माए, वह किसी को भी झुका सकता था। जब इयान शर्माया तो ये म्यू और जेवियर भी अजीब तरह से दूसरी ओर देखने लगे। फिर चारों वापस अंदर चले गए। प्रवेश द्वार पर बैठक कक्ष था और वहां 4 छोटे छोटे एकल कमरे और एक स्नानघर था। इयान नहाने की योजना बना रहा था और चूंकि जेवियर और ये म्यू यहाँ नहीं थे इसलिए उसने लिविंग रूम में अपने कपड़े उतार दिए। फिर भी शौर्य अचानक अंदर आ गया। चारों लोग सोफे पर बैठ गए। बाकी 3 लोग कल यहाँ थे इसलिए वे पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। अब जब शौर्य आ गया है तो उन्हें खुद को फिर से पेश करना पड़ा। ये म्यू ने शांति से कहा, मैं ये म्यू हूँ। मेरी ईश्वरीय कला जन्मपूर्व तलवार शरीर है। मैं निश्चित रूप से भविष्य में एक युवा ड्यूक बनूंगा। इसलिए मैंने पहले ही अपने शीर्षक के बारे में सोच लिया है, कामुक युवा ड्यूक। वैसे मेरे आदर्श यंग ड्यूक बिंकिंग हैं। मैं अरबों युवा लड़कियों का भविष्य का सपना बनूंगी। फिर ये म्यू की उदासीनता गायब हो गई। वह हंसने लगा। उसकी हंसी अवर्णनीय थी। शौर्य अवाक रह गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यह शैली क्यों जानी पहचानी लग रही थी। ये शिक्षक लुओ से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। जहां तक जेवियर और इयान का प्रश्न है, वे स्पष्ट रूप से इस बात से अवगत थे और उन्होंने अवाक होकर सिर हिला दिया। फिर जेवियर ने कहा, मैं जेवियर लोरेंस हूँ। मेरा भगवान कला डार्क रे बॉडी है। मैं हिट ले सकता हूँ। अगर कोई लड़ाई होती है तो मैं सबसे आगे रह सकता हूँ। इयान ने शौर्य की ओर देखा और शर्मिंदगी से कहा, मैं इयान हैरिस हूँ। भगवान कला मानसिक हस्तक्षेप है। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में अच्छी तरह से साथ रह सकेंगे। शौर्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसे लगा कि उसे इस आदमी से दूर रहना चाहिए। वह एक सीधा सादा आदमी था, लेकिन मानसिक बल देव कला काफी दुर्लभ थी। अब शौर्य की बारी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शौर्य हूँ। मेरा भगवान कला है। हवा भगवान कला और शक्ति भगवान कला, कृपया मेरा ख्याल रखना। एक तीनों ने आश्चर्य से शौर्य को देखा। दोहरी ईश्वर कला, अध्याय 130, मार्शल आर्टिस्टों की अवमानना की श्रृंखला। अनुवादक, ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक, ड्रैगन बोट अनुवाद। शौर्य ने तीनों लोगों को देखा। वह हैरान था, इसलिए उसने पूछा, क्या ये सामान्य नहीं है? शिक्षक नांगोंग के पास कम से कम 2 देव कलाएं हैं। जो कुछ वह जानता था उसके अनुसार नांगोंग जिनके पास 12 साल की उम्र में शक्ति देव कला थी। अब उसके पास सुनहरा युद्ध रक्त था।
ये कम से कम 2 देवकला थी। सामान्य। ये म्यू की आवाज़ कांप रही थी, उसकी आंखें थोड़ी हरी थीं। इयान ने गर्दन उचकाते हुए कहा, आप टीचर नांगोंग जिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वह एक युवा ड्यूक हैं। जेवियर ने भी सिर हिलाया। आमतौर पर जिनके पास 2 देवकलाएं होती हैं और देवकलाओं में अच्छी महारत होती है, वे बुरे नहीं होते। उनके पास युवा ड्यूक स्तर तक पहुंचने का 90% मौका होता है। इसका मतलब है, लू ज़े, तुम्हारे पास ये म्यू से ज़्यादा युवा ड्यूक बनने का मौका है। युवा ड्यूकों के पास आवश्यक रूप से बहुत अधिक दिव्य कलाएं नहीं होती थीं, लेकिन जिनके पास होती थीं, वे आमतौर पर युवा ड्यूक होते थे। जेवियर के शब्द ये म्यू के दिल में गहराई तक चुभ गए। ये म्यू ने निराशा के साथ कहा, जहां तक मुझे पता है, कुलीन वर्ग के सभी वर्ष स्तरों के सभी छात्रों में से 5 से अधिक ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास 2 या अधिक देवकलाएं हैं। हमारे पहले वर्ष में आप अकेले ही लगते हैं। आखिरकार फेडरल यूनिवर्सिटी संघ के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक थी। जाहिर है कि सम्राट कैपिटल अकादमी में दोहरी कला वाले अधिक लोग नहीं होंगे। अन्य स्कूलों में शायद एक भी न हो। शौर्य ने यह सुना और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी तुलना युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत लोगों जैसे नांगोंग जिंग से की गई। बेशक उसे लगा कि यह सामान्य बात है। साधारण लोगों के पास कोई ईश्वरीय कला भी नहीं होती। जिनके पास ईश्वरीय कला होती है, वे सभी संघीय विश्वविद्यालय के कुलीन वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते उनकी साधना प्रतिभा बहुत खराब न हो। शौर्य को बहुत अच्छा लगा और वह मुस्कुराया। आहा, तो मैं इतना मजबूत हूँ। 3 ये घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। फिर इयान मुस्कुराया। उस स्थिति में शौर्य कल सैन्य अभ्यास में चमकने में सक्षम होना चाहिए। शौर्य को आश्चर्य हुआ, सैन्य अभ्यास? नांगोंग जिंग ने उसे इसके बारे में नहीं बताया। इयान ने बताया, चून की सेना को हमारी युद्ध शक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें हमें मिशन सौंपने से पहले हमारी शक्ति की पुष्टि करनी होगी। अन्यथा अगर वे हमारी क्षमताओं से परे कार्य सौंपते हैं तो इससे बड़े पैमाने पर चोटें और मौतें हो सकती हैं। येमो ने यह भी कहा, एक अन्य कारण व्यवहारिक पक्ष और शैक्षणिक पक्ष के बीच लगातार संघर्ष के कारण है। प्रैक्टिकल पार्टी, अकादमिक पार्टी। शौर्य को एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक नौसिखिया था और कुछ भी नहीं जानता था। तीनों ने बिना कुछ कहे शौर्य की ओर देखा और फिर इयान ने समझाया, विश्वविद्यालय के अलावा सेना में भी एक प्रोडिजी बैरक है। वे हमसे अलग हैं। वे सैन्य सेवा करने के लिए स्नातक नहीं हुए हैं। वे यहीं से शुरू करते हैं। वे दुश्मनों का कत्लेआम करते हुए बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा लगता है कि हम जो अकादमियों से आते हैं वे नर्म हैं और असली लड़ाई में अपर्याप्त हैं। शौर्य अचानक चकित हो गया। अवमानना की श्रृंखला। शौर्य ने असमंजस में पूछा, लेकिन ड्रिल का दोनों पक्षों से क्या संबंध है? इयान ने पलकें झपकाते हुए कहा, यह अभ्यास अभिजात वर्ग और प्रतिभाशाली बैरकों के बीच प्रतिस्पर्धा है। ये सालाना एक होगा। ये काफ़ी प्रतिस्पर्धी है। जेवियर ने आगे कहा, ऐसा कहा जाता है कि इस बार एक विलक्षण व्यक्ति आया है जो सिर्फ 18 साल का है। उसने 3 देव कलाएं जागृत की हैं और उसका साधना स्तर गूढ़ मार्शल अवस्था स्तर 5 है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी युद्ध शक्ति शायद मुख्य मार्शल अवस्था तक पहुंच गई है। उसने युद्ध के मैदान में अनगिनत दुश्मनों को मार गिराया है और उसका सैन्य पद प्रथम लेफ्टिनेंट है। तीनों यहाँ चुप हो गए। 18 साल की उम्र, उनकी ही उम्र। 3 देव कलाएं, 5वें स्तर की साधना के साथ गूढ़ मार्शल अवस्था और मुख्य मार्शल अवस्था युद्ध शक्ति। ऐसी विलक्षणता ने उनके लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। अधिक मजबूत। यहाँ तक कि कुलीन वर्ग में भी पहले वर्षों का साधना स्तर केवल उच्च आत्मा मार्शल अवस्था या निम्न गूढ़ मार्शल अवस्था ही था। अधिकांश छात्रों के पास केवल एक ही देव कला थी, कुछ के पास तो एक भी नहीं थी। यह नया व्यक्ति काफ़ी डरावना था। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। वह व्यक्ति काफ़ी मजबूत लग रहा था। शौर्य प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। उसे लगा कि वह थोड़ा घमंडी हो रहा है। किसी को उसे थोड़ा दबाने की ज़रूरत है। फिर वे चारों वहाँ से चले गए और खाने के लिए मनोरंजन के स्थान पर आ गए। इस बीच येम्यू सुंदर लड़कियों को घूरता रहा। सींग वाले भेड़िए जैसी नज़र ने शौर्य और इयान को काफ़ी शर्मिंदा कर दिया क्योंकि उन्होंने उसे नहीं जानने का नाटक किया। केवल जेवियर मुस्कुराया और बुरा नहीं माना। समूह ने खाना खाया और बातचीत की। नांगोंग जिंग, शौर्य और लिनलिंग सबसे बाद में पहुंचे, इसलिए आज आखिरी ब्रेक था। वे कल सुबह एकत्रित होंगे और शिक्षकों और अधिकारियों के निर्देश सुनेंगे ताकि वे दोपहर में अभ्यास कर सकें। हालांकि यह प्रतिस्पर्धात्मक था, लेकिन ये युवाओं की आग थी। उच्च अधिकारियों को युवाओं को प्रतिस्पर्धा करते देखना अच्छा लगता था। ऐसा कहा जा रहा है कि इसे देखने के लिए कई उच्च सैन्य अधिकारी भी आएंगे। तीनों ने इस अभ्यास को गंभीरता से लिया। इयान का चेहरा लाल हो गया था। शौर्य ने यह देखा और उसका मुंह हैंग गया और उसने दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया। ये व्यक्ति मुझे ठीक नहीं लगा। रात्रि भोजन के बाद वे छात्रावास में वापस आए और अन्य नए छात्रों से मिले।
वे एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक दूसरे का अभिवादन किया। रात का समय हो चुका था जब वे अपने कमरों में वापस गए। कमरे में केवल एक मेज और कुर्सी थी तथा एक सिंगल बिस्तर था। शौर्य बिस्तर पर लेट गया और अपना फ़ोन निकाला। उसमें बहुत सारे अनपढ़े संदेश थे। उनमें से ज़्यादातर एलिस और लूली के थे। कुछ उसके माता पिता के थे, साथ ही मलिन के भी, जो पूछ रहा था कि वह कैसा है। उसने इन्हें अभी देखा। शौर्य ने अपने माता पिता और मलिन को बताया कि वह सुरक्षित है, और फिर उसने लूली और एलिस की दर्जनों सूचनाओं को देखा। इतने सारे! शौर्य का मुंह हैंग गया। वे उसके लिए कितने चिंतित थे। एक वह अब बच्चा नहीं था, और इतने सारे संदेश देखकर जवाब देना मुश्किल हो गया। शौर्य की आंखें चमक उठीं। उसने एक आसान रास्ता सोचा। उन्होंने एक समूह बनाया और लूली और एलिस को इसमें शामिल कर लिया। इसका नाम था शौर्य का युद्धकालीन प्रसारण। एक लूजे, ली, एलिस, मैं युद्ध के मैदान में पहुंच गया हूं। मैं सुरक्षित हूं। फिर उसने उन्हें इयान और उसके 3 रूममेट्स के बारे में बताया। शौर्य खुशी खुशी टाइप कर रहा था, तब तक लैंजियांग ग्रह पर रात के 10 बज चुके थे। लूली और एलिस ने अभी अभी प्रशिक्षण समाप्त किया था और अपने कमरों में वापस आ गए थे। उनके फ़ोन की आवाज़ सुनकर अलग अलग कमरों में बैठी 2 युवतियों ने तुरंत अपने फ़ोन निकाले और आशा भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। लूली का मुंह हैंग गया जब उसने शौर्य के समूह और सदस्यों का नाम देखा। उसने गुस्से में फ़ोन बिस्तर पर फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद उसने अपने होंठ काटे और अपना फ़ोन उठाया। जब एलिस ने समूह को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुई। उसने अपने होंठ काटे। जब उसने सामग्री देखी तो उसका रंग थोड़ा अजीब लग रहा था। जब उन्होंने देखा कि शौर्य ने क्या कहा तो वे हंसने से खुद को रोक नहीं सके। लड़की जैसा लड़का, बड़ा मूर्ख आदमी, और एक चुलबुला लड़का। लूली, भाई, उस ये म्यू से प्रभावित मत हो। एलिस, वरिष्ठ सहपाठी, ये म्यू से कुछ मत सीखो। शौर्य ने ये देखा और जवाब देने से पहले अपना सिर खुजलाया। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूँगा। फिर तीनों ने सैन्य अभ्यास के बारे में बात की। 10 मिनट बाद लूली ने जवाब दिया, भाई, तुम कल से शुरू कर रहे हो। अच्छे से आराम करो, युद्ध के मैदान में सावधान रहो। एलिस ने भी जवाब दिया, मम्मा, ली सही कह रही है। शुभकामनाएं सीनियर सहपाठी। अगर आपके पास समय हो तो हमें बताएं कि आप सुरक्षित हैं। लूजे, ठीक है। उसने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया और अपनी पीठ को तानकर खुशी से बैठ गया तथा जेब में हाथ डालने के आयाम में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, शौर्य ने फिर से अपनी आंखें खोलीं। उसी समय उसका शरीर लय के साथ हिल गया। उसने लौ को छुआ और उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। कुछ ही क्षणों बाद दर्द गायब हो गया। उसने पाया कि शायद उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दर्द अब पहले जितना असहनीय नहीं था। कम से कम वह अभी भी सोच सकता था। शौर्य ने धीरे से सांस ली। उसे लगा कि बस कुछ ही दिनों में वह उस नर शेर को मार सकेगा। अब उसे कल की ड्रिल के लिए खेती पर काम करना चाहिए। शौर्य ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और ज्वाला देव कला के नए रहस्यों का अध्ययन किया।